तो हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है, हमने बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अपना चैनल आपको पता ही है, साइंस गुरु बलवंत नाम से हमारा क्या है, चैनल है, ठीक है ना, साइंस गुरु बलवंत। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम वगैरह का लिंक दिया गया है, जहाँ पर ये क्वेश्चनों की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है, वो भी आप कर सकते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ आता रहता है। और बाकी हमारे जो भी हैं वीडियो, वो अच्छे से देखने के लिए बहुत डिटेल से एक एक क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ से, अगर वो वीडियो आपने पूरी देख ली, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए। आप ऑफलाइन देख रहे हो या, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत काम आएंगे पेपर के समय। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक साइंस के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं सारे करवाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन दे दिया, आंसर बता दिया, क्वेश्चन कर दिया, आंसर बता दिया, तो ये चीज़ें तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर आप ही देख सकते हो आंसर तो, ठीक है। इसका आंसर क्या है, तो इस चीज़ को समझाया जाए और दिमाग में किस प्रकार से बैठता है, जब उस चीज़ के बारे में कुछ बातें पता हो तो वो चीज़ दिमाग में स्टे करती है। मैं कोई एक नाम ले दूँ तो आपके दिमाग में नहीं स्टे करेगा वो, लेकिन मैं उस नाम के बारे में 2 मिनट और बोल दूँ तो वो नाम आपको काफ़ी हद तक याद रह जाएगा, ठीक है, चाहे वो नया हो। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। और ज़्यादातर मैं सीरियस ही पढ़ाता हूँ, बाकी आपने यहाँ तक पहुँचे हो तो क्वेश्चन देखे भी होंगे। पढ़ना सीरियस ही ज़रूरी है, ठीक है। रोना धोना मुझे नहीं आता, जिस प्रकार से और व्यू के लिए रो लेते हैं, अभी ये है वो है, ठीक है, ड्रामे कर लेते हैं। हो सकता है मैं भी करूँ आगे जाके, क्योंकि जो हालात मेरे हैं, मेहनत के बाद आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो, ठीक है। BCG BCG की फुल फॉर्म आती है, पहले तो ये याद कर लो आप, BCG की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो इसकी होती है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। और इसका खोज भी किसने किया था, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन ने किया था, ठीक है ना, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इस टिक्के किस रोग के लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है टिब्बी के लिए। किसके लिए लगाया जाता है, टिब्बी के लिए, ठीक है। तो टिब्बी से बचने के लिए कौन सा टिक्का लगाया जाएगा, BCG का टिक्का लगाया जाता है, याद रखना। और इसके बाद अगर आप BCG की और बात करते हैं तो टिब्बी का दूसरा नाम पूछ लिया जाए, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। उस किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, याद रखना। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है ना, टिब्बी। इसे 6 रोग भी कहा जाता है। इस रोग का पता लगाया था किसने, कोच, रॉबर्ट कोच ने। तो कोच रोग भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, और यक्ष्मा भी कहा जाता है, यक्ष्मा, ठीक है ना, यक्ष्मा भी कहा जाता है। और इसके बैक्टीरिया ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो ज़्यादा बैक्टीरिया जो एनिमल जो होता है ना, ठीक है ना, जो दुधारू पशु है उनके दूध में। तो हमें मतलब कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, दूध को गर्म करके पीना चाहिए ताकि वो टिब्बी के बैक्टीरिया गलत हो जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यक्ष्मा पूछा जाता है, यक्ष्मा या तपेदिक रोग, टिब्बी नहीं पूछेगा, यक्ष्मा या तपेदिक लिखता है वहाँ पे। तो किससे होता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, दूध के माध्यम से होने वाला रोग है। बाकी ऐसे भी हो जाता है, मतलब किसी प्रकार से सलीवा के टच में आ जाए दूसरा बंदा, जो संक्रामक हो चुका है बंदा, उसके दूसरा बंदा जब सलीवा होगी, लार होगी, उसके संपर्क में आ जाए, स्नीजिंग वगैरह, छींक वगैरह जो हो जाती है, कफिंग वगैरह होती है, तो उसके संपर्क में आने से भी टिब्बी फैल सकता है, ठीक है। तो ये संक्रामक रोग है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों से नहीं फैलता, यानी मस्किटो जो होते हैं ना, उनके द्वारा स्प्रेड नहीं होने वाला रोग पूछा है इसने, ठीक है। तो मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाने का काम करता है। पीला बुखार, येलो फीवर जो है, ये भी क्या, मादा इंजेप्टी मच्छर है। और फाइलेरिया भी मादा इंजेप्टी मच्छर से फैलता है, जिससे डेंगू फैलता है, वैसे पीला बुखार फैलाने और फाइलेरिया फैलाने वाला वही मच्छर है, 3 रोगों को फैलाता है वो। कौन सा, मादा एंजिप्टाई भी बोल देते हैं, एंजिप्टी भी बोल देते हैं, ठीक है ना, शाही किस्म का मच्छर है, ठीक है। स्वस्थ पानी पे बैठता है और ज़्यादातर वो मतलब 2-2.5 फीट से ऊपर नहीं उठ सकता, उड़ नहीं सकता, तो पैरों को खाना खाता है, ये भी याद रख लेना। तो मलेरिया, मादा एनाफिलीज और ये एंजिप्टाई, ठीक है। एनसेफेलाइटिस
रोग किससे संबंधित है? ये इन्फ्लामेशन से संबंधित है। किससे? ये आपका ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन जो दिमाग है उसके अंदर सूजन आ जाती है, तो इनसोफेलोन भी किसे कहा जाता है? दिमाग को कहा जाता है। तो दिमाग के अंदर, दिमाग में सूजन के कारण फैलने वाला रोग है। तो ये मच्छर से रोग नहीं होता। ये तीनों रोग किससे होते हैं? मच्छर के द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है। और एक बात भी याद रख लेना, मादा मच्छर ही जो आपको खाती है ना, आपको कभी भी खाती है, आपको बाइट करती है कोई भी मच्छर है जो, तो वो मादा ही है, याद रखना। वो क्या है? मादा। क्योंकि मादाएं खून पीने का काम करती है, मच्छरों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मादा मच्छर आपके खून पीकर जिंदा रहती है, लेकिन नर मच्छर फलों का जो सेप है यानी फलों का जो रस है ना, उसको चूस कर जिंदा रहते हैं। नर मच्छर कभी भी आपको नहीं काटते। ठीक है। मादाएं काटती है, तो मारना गलत है। मादाओं को मत मारना कभी भी, वो मादाएं हैं, और मादाओं पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है। क्लियर है ना? और आप कहोगे जी मादा खून क्यों पीती है? क्योंकि मादा क्या करती है? एग देती है, अंडे देती है, और अंडे का भरण पोषण न्यूट्रिशन के लिए वो किस पे डिपेंड होती है? मानव पे, या मानव या दूसरे जीवों पे, उनके खून पे डिपेंड होती है। उनके खून के द्वारा, उनके खून के अंदर क्या पाया जाता है? एक क्या है? एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और उस एल्ब्यूमिन प्रोटीन एग के न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मच्छर के। तो इसलिए वो आपको काटती है बेचारी। ठीक है ना? यानी अपने बच्चों को पैदा करने के लिए काटते रहे, ऐसे नहीं काटते। तो रोग इसका आंसर ये था। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? अरे विटामिन डी मिलता है यार। विटामिन बी किससे मिलता है? ठीक है, अनाज वगैरह से, गेहूँ वगैरह से, उनसे मिलता है हमें। ठीक है, लीवर, हरी पत्तियाँ वगैरह, सब्जियों वगैरह में विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है। और विटामिन ए हमें किससे मिलता है? तो हरी सब्जियों में, ताज़ा सब्जियों में, फ्रेश वेजिटेबल है। सबसे ज़्यादा पूछे तो गाजर के अंदर मिलता है। इसके तो चुकंदर के अंदर विटामिन ए होता है, हरी मिर्च के अंदर भी होता है। विटामिन सी खट्टों, सीट्रस फ्रूट है ना, उनके अंदर, खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मौसमी हो गई, नींबू हो गया, आम हो गया, उनके अंदर। शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छे प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? मक्का में प्रोटीन होता है, चना में होता है, मटर में होता है। चना में होता है, मटर में, बाजरा में भी होता है। चना, मटर, सोयाबीन, चावल, चना, मटर। निम्नलिखित में से पूछा किस वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा? तो होता तो इसमें प्रोटीन भी है, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज़ दी गई है, सोयाबीन। क्या दिया गया है? सोयाबीन। ठीक है ना, सोयाबीन। तो सोयाबीन होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, मतलब अनाज की बात करें तो। ठीक है ना, अनाज की बात अगर हम करें तो सोयाबीन में क्या होता है? अच्छा प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दालों के अंदर, पल्सीज जो है। तो सोयाबीन किसका अच्छा स्रोत है पूछे तो? प्रोटीन का। ठीक है, कहीं पर इसमें 36% दिया मिलता है, कहीं पर इसमें 42% दिया मिलता है। ठीक है ना, 36 और 42 दोनों में से कोई ऑप्शन आ जाए ठीक कर देना। तो सोयाबीन में अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है, चला गया था। सोयाबीन में क्या होता है? अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है, एमपी में होती है, याद रखना, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद सोयाबीन अगर विश्व में सबसे ज़्यादा पूछे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के अंदर होती है। ठीक है, सोयाबीन। और सोयाबीन में फ़ैट भी अच्छा होता है, 30% तक फैट होता है इसके अंदर। सोयाबीन में कितना परसेंट तक फैट होता है? 30% तक फैट होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, वसा इसमें 19% होता है, और कार्बोहाइड्रेट 30% होता है। ठीक है, सोयाबीन से ज़्यादा मशरूम, मशरूम जानते हो? मशरूम जिसे आप कुकर मुत्ता बोलते हो, कुकर मुत्ता, उसके अंदर भी अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या होता है? अच्छा प्रोटीन होता है। एक शैवाल भी होता है लेमिनेरिया नाम का, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया नामक शैवाल के अंदर भी अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, 72% तक। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो यात्री होते हैं, जो क्या जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, मान लो, अरे ठीक है, आसमान में यात्रा करते हैं यार, दिमाग से निकल जाता है कई बार। तो चने में भी प्रोटीन है, मटर में भी प्रोटीन है। ठीक है, और दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है।
एड्स बीमारी किससे फैलती है? एड्स बीमारी किससे फैलती है? विषाणु से, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, कवक से। न तो कवक से, न जीवाणु से, न प्रोटोजोआ से। ये किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। एड्स जो है वायरस, ठीक है, तो वायरस से फैलती है। आपसे पूछे विषाणु कौन सा है तो आप कहोगे जी HIV विषाणु से फैलती है। HIV का मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं इसको, यानी इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक करती है ये। तो एड्स किस पे अटैक करती है? किस अंग को कौन सा शरीर में है? प्रतिरक्षी सिस्टम जो होता है हमारा उसको प्रभावित करती है, यानी WBC को नष्ट कर देती है आपकी, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म पूछे, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और एड्स क्या है? सिंड्रोम, यानी एक विषाणु से होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो एक सिंड्रोम की तरह करती है, यानी एड्स के साथ बहुत सी बीमारियां साथ में लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि इम्यूनिटी पावर आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और बाहर से कोई रोग लगेगा तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एड्स और HIV वायरस है ना, ये खतरनाक वायरस है। ये मतलब काफ़ी साल तक आपको पता ही नहीं चलता, अगर चेक ना करवाया जाए तो भी आपके शरीर में HIV वायरस भी है। और HIV वायरस अगर शरीर में पाया जाता है तो इसे HIV पॉजिटिव बोला जाता है, अगर नहीं पाया जाता तो इसे HIV नेगेटिव बोला जाता है। HIV पॉजिटिव का मतलब एड्स नहीं है। एड्स HIV पॉजिटिव का मतलब है आपके शरीर में वायरस घुस चुका है। हो सकता है HIV पॉजिटिव ये बहुत समय के बाद एड्स हो, क्योंकि कई साल लग जाते हैं आपकी इम्यूनिटी पावर को डिस्ट्रॉय करने में। तो तब जब इम्यूनिटी पावर आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है तब एड्स का आ जाता है, ठीक है ना। और अलीसा टेस्ट आपसे पूछा जाता है ना, अलीसा टेस्ट किसके लिए है? तो वो एड्स के लिए है, ठीक है। जिंडोवाइडिन एक दवाई भी आती है, जिंडोवाइडिन, वो भी किसके लिए है? औषधि होती है एड्स के लिए, क्लियर। और एक रेड रिबन ट्रेन भी चलाई गई थी, ठीक है, तो वो भी किसके द्वारा चलाई गई? मोदी के द्वारा चलाई गई थी, एड्स से जागरूकता, ठीक है, अवेयरनेस पैदा करने के लिए। रेड रिबन किससे संबंधित है? तो आप कहोगे जी एड्स से संबंधित है। एड्स के बहुत से रोग हैं, अब क्या बताऊँ आपको मैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, एक साथ तो नहीं करवा सकता। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? प्रोटीन से होती है 4.2, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से 4.2, वसा से 9.3, यानी विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। रोगों से लड़ने से बचाता है हमें, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के कार्य करता है, जैसे BMR वगैरह को सही करता है ये, ठीक है ना। तो ये इससे कोई भी ऊर्जा नहीं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे होती है? फैट, वसा से होती है। उसके बाद प्रोटीन से। सबसे कम ऊर्जा अगर प्रति ग्राम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना। लेकिन हमारा शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो लेता है ना, 60% प्लस भी लेता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट लेता है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन सबसे आसान है, ठीक है। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा वसा में होती है, 2 नंबर पे प्रोटीन में, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। लेकिन शरीर सबसे ज़्यादा किससे ग्रहण करता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे ऊर्जा नहीं मिलती? विटामिन। और अगर यहाँ पे लवण दिया होता तो लवण से भी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। क्लियर हुई ना बात, ठीक है। आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर अच्छी लगी तो, ठीक है। अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहो वीडियो के साथ, आपके पास जितने ऑप्शन है वो कर सकते हो, ठीक है ना। आप डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। 4 आपके हाथ में है, चारों में से कोई भी आपको अच्छा लगे वो कर देना। अगर चारों आप करना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सब्सक्राइब भी आपके हाथ में 5वां, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेल आइकन दबा को प्रेस कर लो तो आप बहुत आपके पास वीडियो भी आएंगे, ठीक है, जो आपके फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। तो हमारा चैनल है साइंस गुरु बलवंत के नाम से। अगर ये वीडियो और किसी चैनल पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। पता नहीं, हो सकता है किसी ने डाल दी हो, मैं कॉपीराइट वगैरह नहीं लगाता, क्योंकि मेरा मकसद पढ़ाना है, ठीक है, राजनीति करना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो आप कहोगे शर्करा, स्टार्च, शर्करा, सिट्रिक अम्ल, शर्करा, कैल्शियम, शर्करा, लोहा। लोहा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कैल्शियम है? नहीं है। सिट्रिक अम्ल है? नहीं है। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? शर्करा और स्टार्च हो गया। स्टार्च, ठीक है, शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को ही शर्करा कहा जाता है, इसे शुगर भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बो यानी कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। अनुपात पूछे तो 1:2:1 में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी इसका बेसिक सूत्र क्या है, ठीक है, 2O1। यानी यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र पूछ ले तो C6H12 वो 6 हो जाता है, आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो शर्करा और स्टार्च, ठीक है, स्टार्च क्या है वैसे, पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कैल्शियम हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक अम्ल भी इंपॉर्टेंट है, लोहा हमारे हीमोग्लोबिन के निर्माण में इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का बी, सी और डी ये पूछा है अभी, सुमेल कीजिए, इसको मिलान कीजिए सूची 1 से 2 से। तो आप क्या कहोगे, किस प्रकार से करोगे, तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपको सबको पता है क्या हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, देखो। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, और विटामिन बी की कमी से गलत दे रखा है इसने, एनीमिया नहीं होता। अगर आप विटामिन यहाँ पर B12 लिख देते या B6 लिख देते, B9 लिख देते तो मान भी लेते थे, ठीक है, लेकिन हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो, ठीक है ना, क्योंकि बी तो कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर तो बहुत आते हैं, ठीक है। ये सीधा बी लिखे तो इसका मतलब हो सकता है थाइमिन लिख देता है तो भी मान लेते, क्योंकि 1 लगाए ना लगाए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, विटामिन बी और लिख लो यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है ना, एनीमिया का मतलब यहाँ पे, या B6 लिख लो आप, या B9 से भी कमी से हो जाता है, या B12 से भी कमी से भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, को विटामिन कहलाते हैं, ठीक है ना। को विटामिन का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के एक जैसे विटामिन है जो क्या करते हैं, एक साथ एक जैसे कार्य करते हैं, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आप देख लेना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, ठीक है ना। और इसका नाम भी क्या है, एस्कार्विक एसिड है। तो यहाँ से अगर मैं इसको साफ कर दूँ और इसको साफ कर दूँ ना, तो 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे स्कर्वी, ठीक है ना, हो जाते हैं ऐसे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रति ग्राम किस में मिलता है, थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना, सोयाबीन में। मूंगफली भी अच्छे स्रोत है, गेहूं में भी प्रोटीन मिलता है और मक्का में भी मिलता है, ठीक है ना। यानी मक्का के अंदर, मूंगफली के अंदर, गेहूं के अंदर, ये सभी अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत है ना परसेंटेज के आधार पे तो वो सोयाबीन में मिलता है, याद रखना। और सोयाबीन में कितना, 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो 46 और एक 42, ठीक है। दालें सबसे अच्छी स्रोत होती है प्रोटीन की, और दालों में सबसे अच्छा होता है सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो विटामिन डी मक्खन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। हाँ, क्योंकि विटामिन डी यकृत क्या करता है, स्टोर करता है। किसी का यकृत निकाल कर आप खाओगे तो उसके अंदर क्या, लीवर के अंदर विटामिन डी तो मिलेगा ना, ठीक है। मक्खन के अंदर भी पाया जाता है विटामिन डी, ठीक है, और अंडे के अंदर भी विटामिन डी होता है, ठीक है। और यहाँ पर दूध की बात भी करूँ तो दूध के अंदर भी कुछ मात्रा में विटामिन डी होता है, क्लियर है बात। तो ऑप्शन आ जाएगा इनमें से ये सभी, ठीक है ना, ये सभी। अंडे के अंदर विटामिन सी को छोड़कर, मांस के अंदर विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और मक्खन के अंदर तो विटामिन सी भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी बी कॉम्प्लेक्स जो है B1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 9 12, इन विटामिन के अंदर इस कौन सा विटामिन ऐसा है जो नहीं आता, तो थायमिन B1 का नाम है, फोलिक एसिड B9 का है, राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, रेटिनॉल किसका है, विटामिन ए का। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी थायमिन, विटामिन B1, फोलिक 9, B2, रेटिनॉल किसका है, ए का रासायनिक नाम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी।
क्लियर हुई क्या बात। तो साइंस गुरु बलवंत आपका चैनल है, प्यारा सा चैनल है, मैं वहाँ जहाँ पे पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पढ़ के देख रखा है, बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं मैंने अपने आप पहले तैयारी की थी, फिर मैं जॉब लगा, कुछ जॉब मैंने कुछ लगा, कुछ प्रकार छोड़ दी, किस प्रकार से वो मेरी स्ट्रगल की कहानी किस प्रकार से, ठीक है। और मेरा मतलब ये पैशन है, मैं पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पैशन में जो मज़े आते हैं ना वो और कहीं नहीं आते। जॉब करना आपका प्रोफेशन है, जॉब आप अगर पैशन को प्रोफेशन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बना सकता है लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, पैशन को प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश कितने दिन करता हूँ देखो वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, ठीक है ना, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली। तो एड्स, दाद, मलेरिया, क्षय रोग। देखो दाद तो होता है आपका, किससे होता है, जिसे रिंग वॉर्म बोलते हो आप, रिंग वॉर्म सुना होगा, यानी एक छोटा सा लाल चकता सा हो जाता है दाने से दाने, उसे दाद बोलते हैं, ठीक है ना। और एड्स किससे होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, HIV वायरस से होने वाला रोग है, यानी दाद कवक से होता है, फंजाई से होता है। HIV एड्स यानी वायरस से होता है। मलेरिया ना प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना। तो मलेरिया, तो ऑप्शन कैसे आ गया, टिब्बी। और वैसे आपको पता भी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टिब्बी। क्षय रोग, कोच रोग, तपेदिक, यक्ष्मा, ठीक है। खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक क्या है, विटामिन में तो होता ही नहीं, शक्ति कहाँ से देगा, ये तो क्या है, इसमें तो एनर्जी होती नहीं। वसा में एनर्जी होती है लेकिन इसका पाचन बहुत समय बाद होता है। प्रोटीन में भी होती है लेकिन इसका ब्रेकडाउन तब होता है वसा और प्रोटीन का जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट न हो। तो कार्बोहाइड्रेट दी जाती है, क्या दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट, यानी खिलाड़ियों को तत्कालीन ऊर्जा के लिए, ठीक है ना, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए उनको, मतलब अभी दौड़ना है, 5 मिनट के बाद दौड़ना है, तो उसे क्या पिलाई जाती है, ग्लूकोज पिलाई जाती है, याद है ना। तो ग्लूकोज किसका है, सुधरा हुआ रूप है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की इकाई है, सबसे छोटा रूप है, यानी भोजन पचने के बाद, कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद लास्ट में किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। तो सीधा ग्लूकोज दे दिया जाता है ताकि वो क्या हो, उसके ऊपर पाचन क्रिया न चले और आपके सीधा का सीधा ग्लूकोज अवशोषित होकर रक्त में मिल जाए और रक्त में इसकी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए और ऑक्सीजन ऐसे जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और जल्दी से जल्दी आपको ATP देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देके आपको एनर्जी प्रदान करेगा। तो आपको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज, यानी खिलाड़ी को धावक बोल दे, मतलब जो रेस लगाता है, ठीक है, या किसी भी चीज़ के लिए आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना, अब जल्दी से जल्दी आपको ऊर्जावान होना है तो ग्लूकोज देनी पड़ती है, ठीक है ना। गैस्ट्रेट के रूप में होती है वो, गैस्ट्रॉन के रूप में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट दी जाती है, आपको याद रखना। यहाँ पर अगर ग्लूकोज ऑप्शन होता कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज कह देते आप, यहाँ पर अगर शर्करा होता तो शर्करा भी ठीक था, यहाँ पर अगर शुगर ऑप्शन होता तो शुगर भी ठीक था, ठीक है। एक ही बात है, गंगाधर शक्तिमान है। वह रोग जो किसी रोगी से संपर्क से होता है उसे सांसर्गिक रोग कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय रोग कहते हैं, सर्वव्यापी रोग, ठीक है, एपिडेमिक, ठीक है, यानी जो फैलता है, जैसे कोरोना सर्वव्यापी रोग हो गया है, ठीक है ना। जन्मजात यानी आपकी क्या है वो, जन्म के साथ, ठीक है, जन्म के साथ जिसे डिजीज बोलते हैं, नहीं यार दिमाग से निकल गया, ठीक है ना। जैसे जन्मजात रोग का मतलब ये नहीं होता कि अनुवांशिक रोग और जन्मजात में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। जेनेटिक्स डिजीज तो जन्मजात है लेकिन वो जन्मजात किसका है, जन्म के साथ होती है, जन्म के साथ तो कुछ और रोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जन्म के साथ और रोग भी हो सकते हैं। तो जन्मजात मतलब माँ के पेट के अंदर जो रोग हो जाते हैं ना, पेट के अंदर जो बच्चा गर्भाशय में बच्चा है उसके जो रोग हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है जन्मजात रोग। यानी वो कुछ भी हो सकता है अल्ट्रावायलेट किरणों से हुआ हो लेकिन वो अनुवांशिक तो नहीं है, हो सकता है वो एड्स हो लेकिन वो अनुवांशिक तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ है, माँ के कारण हुआ है, ठीक है। तो वो जन्म दर जन्म चलेगा, जरूरी नहीं होता, क्लियर है बात, ठीक है। तो विशेष क्षेत्र यानी विशेष क्षेत्र में फैल जाती है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर स्प्रेड हो रही है बीमारी, ठीक है।
तो हर जगह अलग अलग बीमारियां आपको देखने को मिलती है, कहीं पे कुछ बीमारियां कॉमन होती है, ठीक है। तो यानी सांसरिक रोग को इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना, जो स्प्रेड हो जाती है किसी को टच करने से, ठीक है, कॉन्टाजियस डिजीज है ये। क्लियर है, तो ए ऑप्शन होगा इसका। डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो क्या देते हैं, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है ना, जिसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, वो सॉल्ट जो होता है उस खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? भोजन पचाने में सहायता मिलती है, इससे पेट की अम्लता कम हो जाती है, घेंघा रोग की संभावना कम हो जाती है, सक्रिय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। एक बात याद रखना, आयोडीन हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है, उस पर भी कंट्रोल करता है और चीज़ों के लिए सहायक होता है। ये कुछ हार्मोन वगैरह जैसे थायरोडॉक्सिन हार्मोन है, उसको बनाने में सहायता करता है, ठीक है ना। तो इससे रोग और भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें कॉमन है जो आपका घेंघा है, घेंघा रोग होने की संभावना कम हो जाती है। सक्रिय अगर सी की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो सक्रिय अम्लता कम हो जाती है। अम्लता कम करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, एंटी एसिड कोई भी दी जाती है, ठीक है। जैसे तेजाब बन गया तो आपने ऐसी लोग सुनी होगी, तो वो क्या है, अम्लता को कम करने के लिए गोलियां दी जाती है। तो नमक में आयोडीन युक्त होने का मतलब क्या है, घेंघा रोग से बच सकते हो। घेंघा रोग के अंदर थायराइड ग्रंथि सूजकर बड़ी हो जाती है, थायराइड यानी अवटु ग्रंथि, और इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और गला बहुत बड़ा हो जाता है। तो घेंघा रोग से बचना चाहिए, यानी आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आपका आंसर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा आयोडीन समुद्री खाने जो होते हैं, मछलियाँ वगैरह, उनमें आयोडीन मिलता है, ठीक है। लेमिनेरिया नमक है, शैवाल होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, अच्छा आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, कैल्प वगैरह। और आयोडीन एक क्या है, चमकीली है धातु है, ठीक है, हैलोजन होता है। नीचे 4 व्यक्तियों रक्तदाब का मान दिया गया है, ठीक है ना, श्रीमती एक्स है, श्री एक्स है, श्री वाई है, श्रीमती वाई है, 90/60, ठीक है। पहले बात तो रक्तदाब जो होता है ना, ब्लड प्रेशर, वो किस में मापा जाता है, तो मिलीमीटर पारा में मापा जाता है, ठीक है ना, मिलीमीटर पारा में। तो रक्तदाब मापने की इकाई क्या है, तो मिलीमीटर पारा है, यानी 1 मिलीमीटर अगर होगा, ठीक है, और पारे की प्रखंडली है उसके बराबर होगा, पारे का यानी मरकरी का जो दाब है, ठीक है ना, Hg लिखा जाता है पारे को। तो इसमें रक्तदाब सामान्य जो होता है मनुष्य का वो बताया 120 तो सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक, यानी 120/80 हम क्या लिख देते हैं, यस आप कह दो ऑब्लिक, ये mmHg होता है। तो इसमें से किसका सही है, तो आप अपने आप बता दोगे। ये देखो, ये दे रखा श्रीमती वाई, श्री वाई है, ठीक है ना, श्री वाई। तो रक्तदाब सामान्य किसका है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 120 से ऊपर हो जाए और 80 से ऊपर हो जाए, नीचे वाला, ऊपर वाला 120 प्लस हो जाए और नीचे वाला 80 प्लस हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी उच्च रक्तदाब बोलते हैं, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन बोलते हैं, याद रखना। मोटर कार से निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग के प्रकोप होते हैं, यानी जो कार जब चलती है ना तो धुआं देती है, मान लो कोई भी मोटर है, मोटर का मतलब लाइट वाली नहीं है, ठीक है, मोटर कार, तो वो धुआं देती है ना, तो वो पोल्यूशन करती है, एयर पोल्यूशन। उसके अंदर क्या है, अगर वो कम जला है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो अगर कार्बन जल रहा है तो वो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, CO बनाएगा, ठीक है। अगर अच्छी तरह से जल रहा है तो CO2 बना देगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मोनोऑक्साइड तो होता है लेकिन वो कैंसर नहीं करता, ठीक है, सफोकेशन हो जाता है मोनोऑक्साइड से, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है और उससे क्या हो जाती है, दम घुटने से मृत्यु हो सकती है, ठीक है, लेकिन कैंसर नहीं होता। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी कैंसर नहीं होता, ठीक है। तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, पॉलीसाइक्लिक,
उससे क्या होता है, मनुष्य को कैंसर होने के खतरे रहते हैं, ठीक है ना, फेफड़ों वगैरह में। तो क्लियर है। यौनाचार, ठीक है, के कारण कौन सा रोग संभव है? यौनाचार, यौन का मतलब है सेक्सुअल, ठीक है, यौनाचार सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह से यानी सेक्सुअल एक्टिविटी से होने वाला रोग कौन सा रोग है जो इसमें से होगा? तो आप आंसर अच्छे से दे सकते हो, मधुमेह, डिप्थीरिया, कैंसर। कैंसर इरिटेशन से होता है। इरिटेशन का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज़ को बार बार तंग करते हो तो उस चीज़ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यानी आपने किसी कोशिका को बार बार तंग करना शुरू किया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बिनाइन ट्यूमर हो जाएगा, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदल के आगे सार्कोमा हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं, ठीक है। तो कैंसर क्या है? कैंसर कुछ भी नहीं है, कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन है। और ट्यूमर का मतलब गांठ बन जाती है, ठीक है, वो मैंने पढ़ा रखा है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या होता है, कैंसर का पूरा लेक्चर आया है वहाँ पे, ठीक है। तो कैंसर तो किसके कारण हो सकती है? किसके कारण भी हो सकती है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, वायरस के कारण, बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। केमिकल जैसे निकोटीन हो गया, अल्कोहल हो गया, इनके कारण भी कैंसर हो सकती है। दूसरा फिजिकल जो है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, यूवी रेज जो है, उनके कारण भी कैंसर हो सकती है, ठीक है। आप प्रेस करते हो बार बार कोई जगह तो उनके कारण कैंसर हो सकती है। तो कारण है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो कैंसर का मतलब है कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन। तो यौनाचार के कारण तो कोई ज़रूरी नहीं है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है डिप्थीरिया, ठीक है, गले से संबंधित है। क्लियर है बात। एड्स किससे संबंधित है? ये एसटीडी रोग बोलते हैं इन्हें, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो सेक्स के कारण होती है उन्हें बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जैसे ल्यूकेरिया, ठीक है ना, ल्यूकेरिया हो गया, गाइनोरिया हो गया, ठीक है ना, और बहुत डिजीज़ हैं जिनके अंदर वेजिनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो वो एसटीडी रोग होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संबंध से फैलने वाले रोग हैं जो, ठीक है। तो मधुमेह किसके कारण होता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? एड्स है। मधुमेह ग्लूकोज की अधिकता से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। ट्रोकोमा रोग किससे संबंधित है? दांत से नहीं है जी, नाक से नहीं है जी, कान से नहीं है। ट्रोकोमा आँख से संबंधित होता है। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा क्या होता है? ये फैलने वाला रोग है। इसके अंदर मतलब बंदा क्या रहेगा, जैसे नींद में रहेगा, ये मान लो, ठीक है ना, नींद में आँखें लाल हो जाती है, आँखें लाल हो जाती है, और आपके कॉर्निया में क्या हो जाता है, कॉर्निया जो होता है ना, उसके अंदर आपको ऐसे लगता है जैसे मतलब इरिटेशन सी होनी शुरू हो जाती है, खुजली सी आती है, ठीक है, और ये फैलने वाला रोग है। कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, नींद की तरह लगने लगता है बंदा। कॉर्निया जानते हो, कॉर्निया आँख का अगला भाग कॉर्निया जो दान किया जाता है। एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम, एंजाइम एंजाइम जो होते हैं ना, बायो कैटालिस्ट होते हैं। बायो कैटालिस्ट का मतलब होता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, जो जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जो जीवों के अंदर कुछ क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उत्प्रेरित करने का मतलब क्या हुआ? अभी उत्प्रेरित क्या करेंगे? वो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करेंगे, यानी उनकी स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे अगर भोजन के टुकड़े को हमें पचाना है ना, तो उसको पचाने में 20-50 साल तक लग जाते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा निवाला लेते हो तो अगर एंजाइम न हो, ठीक है, तो वो इसकी स्पीड लाख गुना बढ़ा देता है, ताकि भोजन हमारा कुछ ही घंटों में पच जाता है। तो एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक क्रिया को तेज करने का काम करते हैं। और एंजाइम जो होते हैं इन्हें हिंदी में किण्वक कहा जाता है। हिंदी में किण्वक कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटालिस्ट होते हैं, जो किसी भी स्पेसिफिक पीएच मान, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। क्लियर हुई बात क्या? तो एंजाइम क्या करेंगे? रासायनिक क्रिया को तेज करेंगे। शरीर की रचना में भाग लेते हैं, गलत है। प्रोटीन की बात करें या कोशिका की बात करें, टिश्यू की बात करें, तो शरीर की रचना में भाग लेते हैं, ठीक है ना।
शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। एंजाइम के अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं होती, ठीक है। ऊर्जा के कारण ये काम करते हैं। शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, ये बात सही है। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं को व्यवस्थित करते हैं, गलत है। मुख्य रूप से एंजाइम क्या करते हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ा काम करते हैं भोजन को तोड़कर पचाना, ठीक है ना। भोजन को तोड़ के क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। और एंजाइम के बिना जीवन संभव नहीं है। शरीर में कौन सा अंग एक प्रकार से रुधिर बैंक का काम करता है, यानी ब्लड बैंक की तरह कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बैंक की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो हृदय करता है क्या, हृदय में देखो, हृदय में ऐसा नहीं है भी हृदय के अंदर रक्त रहता नहीं, वेंट्रिकल है ना, कुछ रक्त को बचा लेते हैं अपने नीचे, क्लियर है, ठीक है। वेंट्रिकल या नीले, उनके अंदर रक्त कुछ ना कुछ बचा रहता है, लेकिन वो अगले आएगा ना तो वो निकल जाएगा दूसरा, तो इसे ब्लड बैंक नहीं कहा जा सकता। ये पंप की तरह काम करता है हमारे शरीर में, यानी ये डबल पंप की तरह काम करता है, दोहरे पंप की तरह काम करता है, ठीक है। और हृदय जो है ना वो है क्या, तो हृदय एक मॉडिफाइड वेजल्स है, यानी ये रक्त वाहिका ही है जो थोड़ी मॉडिफाइड हो गई है अलग प्रकार का काम करने में, ठीक है। तो हृदय हमारे शरीर का व्यस्त अंग भी है। यकृत, लीवर, लीवर ब्लड को स्टोर नहीं करता, याद रखना, ब्लड को स्टोर नहीं करता, ब्लड का निर्माण जरूर करता है जब आप भ्रूण अवस्था में होते हो, एम्ब्रियो फिटस होते हो, ठीक है। प्लिया क्या करता है, आरबीसी को नष्ट भी करता है, आरबीसी को नष्ट करता है, सॉरी आरबीसी को ख़त्म करता है, ठीक है। तो आरबीसी मरती कहाँ पे है, तो प्लिया में आके मरती है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कुछ मात्रा में अपने पास रखता है फ्यूचर के लिए, यानी स्टोर करने का काम कौन करता है, ब्लड को स्टोर करता है प्लीहा। तो इसलिए इसे, जहाँ पर बैंक में क्या होता है, बैंक में पैसे स्टोर होते हैं ना, तो वो मनी बैंक हो गया, और इसका मतलब रुधिर बैंक हो गया, ठीक है। फेफड़े, फेफड़े दो होते हैं शंकु आकृति के। जेरंटोलॉजी में किसके अध्ययन से संबंधित है, तो भाई आपका खतरनाक वाला जो क्वेश्चन है, इसका मतलब जेरंटोलॉजी जो होता है ना वो आपके बुढ़ापे से संबंधित है, ठीक है ना, यानी वृद्ध के अध्ययन से, स्टडी ऑफ एज्ड पर्सन, ठीक है ना, यानी उसके व्यवहार कैसा है, किस प्रकार से उनके अंदर क्रियाएं हो रही हैं, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी किसका अध्ययन है, जेरंटोलॉजी, ठीक है ना। तो आप कहोगे त्वचा की बीमारी छोड़ो, महिलाएं गायनोलॉजी किससे संबंधित हो, आप गायनोलॉजिस्ट या गायनो डॉक्टर जो होता है, गायनो का मतलब क्या होता है, महिलाएं होता है, ठीक है। ग्लूकोमा सने सने निम्नलिखित का कारण बनता है, यानी धीरे धीरे कह रहा है ये, स्लोली स्लोली, किसका कारण बनता है, अंधापन, बहरापन, गंध भेदन क्षमता, वाग्य वैशिष्ट्य में परिवर्तन, ये मुझे भी नहीं पता भाई। गंध भेदन क्षमता, स्मेल की बात कर रहा है ये, बहरापन, ठीक है, बहरा होना यानी सुनना बंद हो जाता है। ग्लूकोमा रोग है ना, मैं बता दूं आपको, ग्लूकोमा रोग है ना वो किससे संबंधित है, वो आँख से संबंधित है। आँख से संबंधित कौन सा है, ग्लूकोमा, ठीक है ना। तो ग्लूकोमा किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है, और आँख के ही रोग होंगे ना फिर इससे, तो इससे क्या होगा, अंधापन आ जाएगा। ये क्या होता है इसके अंदर, जो हमारी ऑप्टिकल नर्व होती है ना, दृक् तंत्रिकाएं बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, जो सेंसेशन को लेकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मध्य मस्तिष्क देखने का काम करता है, वहाँ तक लेके जाती है ना, तो वो दृक् तंत्रिकाएं जो आँखें के पीछे का भाग होता है, इस प्रकार से ये पूरी आपकी आँखें हैं, ये आपका कॉर्निया है आगे वाला भाग, और ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर दृक् तंत्रिकाएं पाई जाती है जो रेटिना से आपकी संवेदनाओं को ग्रहण करती है, देख पाते हो, और वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोमा क्या करता है, फिर अंधा बना देता है, ब्लाइंड पर्सन। रक्त शर्करा, ब्लड शुगर की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण सामान्य व्यक्ति के रक्त में निम्नलिखित में पदार्थों में कौन सा मुक्त होता है,
यानी रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य, ये क्या कह रहा है कि ब्लड शुगर लेवल है जो आपका बढ़ जाए, ठीक है, यानी इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाए तो वृद्धि होने पर किस मात्रा में मुक्त होता है। ये कह रहा है भी सीधी सिंपल सा शब्द है भी अगर ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब वो ये है, हार्मोन तो है यार, क्या बात करती है। ग्लूकागोन, इंसुलिन, एंजाइम, देखो एंजाइम और हार्मोन, ठीक है, दोनों प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। लेकिन आप एंजाइम निकलता है, हार्मोन निकलता है, हार्मोन तो निकलता ही है भाई, कौन सा मुक्त होता है, हार्मोन मुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ये गलत भी हो सकता था क्योंकि हार्मोन पे आप लगा देते तो हार्मोन तो है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन ही तो है, ठीक है ना। एंजाइम गलत है, हार्मोन यहाँ पर छोड़ दो क्योंकि आपको पता है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इंसुलिन पर ही जाना चाहिए, हार्मोन पे नहीं जाना चाहिए। देखो आपको मैं बता दूं, आपके शुगर लेवल होता है 120/80, यानी 120 प्लस जाएगा ना तब एक हार्मोन रिलीज होगा अग्नाशय से, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, इसके स्तर को घटाएगा, कैसे घटाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा और लीवर के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो दूसरा हार्मोन स्रावित होगा, ग्लूकेगोन, ये भी अग्नाशय के अल्फा सेल से स्रावित होता है। तो ये क्या करेगा, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ाने का काम करेगा। लीवर में जो ग्लाइकोजन भंडारित हुआ था ना, उसको लेकर ये ग्लाइकोलिसिस करके ग्लूकोज में बदल के ब्लड में मिला देगा। तो शुगर का लेवल बढ़ाने में सहायक कौन सा है, ग्लूकेगॉन, और घटाने में इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको पता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो उसे ही हम सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, हिंदी में मधुमेह कहते हैं, और साइंस में डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। जनन नियंत्रक गोलियां किससे बनी होती है, ठीक है ना, जो प्रेगनेंसी को रोकती है वो गोलियां, जो टेबलेट है वो किससे बनी होती है, तो आप क्या कहोगे, शर्करा की होती है, ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की तो नहीं होती, विटामिन की होती है, नहीं होती, ठीक है ना। यानी विटामिन तो नॉर्मली हम खाते रहते हैं, तो इसका मतलब जनन कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है प्रेगनेंसी को। खनिज के होते हैं, ठीक है, हार्मोन होते हैं, सही है, ठीक है। आपने सुना होगा जनन नियंत्रण गोलियां जो होती है, यानी किसी हार्मोन की अधिकता हो जाए तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती महिला। यानी एक तो आपने एस्ट्रोजन सुना होगा, एक आपने क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन सुना होगा। तो जनन नियंत्रण गोलियां होती है वो किससे बनी होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बनी होती है, ठीक है ना। वो किससे बनी होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। यानी जो जनन नियंत्रण गोलियां, यहाँ पर हार्मोन न रखे, वो ये कहता गोलियां स्टीरॉयड की होती है, तो आप कह सकते हो हाँ स्टीरॉयड, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। स्टीरॉयड एक वसा का रूप है, ठीक है, स्टीरॉयड क्या है, वसा का एक रूप है, और जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करता है जैसे, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में यह हानिकारक होता है। तो गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां किससे बनी होती है, हार्मोन स्टेरॉयड से। मनुष्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण 3 सूक्ष्म पोषक कौन से हैं। देखो मैं बता दूं पोषक कौन से होते हैं। सूक्ष्म का मतलब है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये कौन से इंपॉर्टेंट है, जिंक, तांबा, पोटेशियम, ठीक है। जिंक इम्पोर्टेंट है किसके लिए, तो आपको मैं बता दूं इंसुलिन के निर्माण के लिए जिंक इम्पोर्टेंट होता है। आपसे पूछो इंसुलिन हार्मोन में कौन सा पाया जाता है, जिंक। तांबा जो होता है ना, तांबा ये क्या करता है आपके शरीर में, और पोटेशियम क्या करता है, ठीक है। तो तांबा जो है एंजाइम बनाने में सहायक है। आपके जो एंजाइम बनते हैं वो कॉपर
उनके अंदर भाग लेता है। ठीक है, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं। पोटेशियम आपके हार्ट के लिए लाभदायक है और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है आपका सेब। ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड है हमारा पोटेशियम। ठीक है, और आपने सुना भी होगा सोडियम पोटेशियम पंप है। आपके शरीर के अंदर जो होती है ना सेल होते हैं, उनके अंदर जो चीज़ आएगी जाएगी, किस प्रकार से वो क्रियाएं करेगी, तो उसके बीच में एक काम कर रहा होता है नल का जे होता है, जब धरती से पानी ऊपर ले आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो उसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो उसके अंदर भी पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, इसके बिना भी खतरनाक काम हो जाएगा। नाइट्रोजन मोलिब्डेनम आयोडीन। आयोडीन आपको पता है थायराइड ग्रंथि के लिए है, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया उसके लिए। ठीक है, ठीक है, थायराइड हार्मोन है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए घेंगा रोग से बचाता है। नाइट्रोजन इसका कोई काम नहीं होता वैसे। गंधक, तांबा, लोहा। सल्फर किस में पाया जाता है? ये प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है ना, सल्फर। तांबा, लोहा। लोहा क्या है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तांबा, लोहा, आयोडीन। हाँ, आयोडीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थायराइड और लोहा इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन, तांबा इंपॉर्टेंट है। यानी तीनों, ये जो तीनों दे रखे हैं ना नीचे वाले, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन्हें 3 सूक्ष्म पोषक तत्वों कहा जाता है, कॉपर, आयरन और आयोडीन। कीड़ों के काटने से, कीड़ों का मतलब यहाँ पे क्या है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट आपको कौन से काटते हैं? मच्छर काटते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो मच्छर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? कीड़ों के काटने से होने वाला रोग क्या कहलाता है? आंत्रज्वर। आंत्रज्वर तो नहीं होता, मलेरिया भी नहीं होता क्या? अरे मलेरिया होता है। आंत्रज्वर, अलर्क, रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब जल, फोबिया का मतलब डर होता है, यानी जल से डरना, हाइड्रोफोबिया। और ये किससे काटने से होता है? मोस्ट ऑफ कुत्ते के काटने से होता है। बाकी बिल्ली के लार में भी पाए जाते हैं, नेवले के लार में भी पाए जाते हैं, घोड़े के लार में भी रेबीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलर्क बोलते हैं इसे। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया। और पागल कुत्ते के काटने से आपने सुना होगा, आदमी पागल हो जाता है। और रेबीज जो है ना, वो कहाँ पर अटैक करता है? आपसे पूछे थे, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर। क्लियर है बात क्या? खसरा, रूबेला बोलते हैं इसे। और इसके लिए एक इंजेक्शन इम्पोर्टेंट है, MMR, मिजाल्स, मम्स, मिजाल्स, रूबेला। इंजेक्शन बचपन में लगता है। मलेरिया क्या होता है? मादा एनाफिलीज, यानी मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर मलेरिया हो जाएगा। कुत्ते के आंतजवर जो होता है ना, इसे टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, सोलेमेनेला टाइफी है। और ये क्या करता है? ये जल वगैरह से होता है, दूषित जल, खाना खाने से। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। वह विटामिन जो बहुत ही अस्थायी है और इस पकते समय भंडारण करते आसानी से नष्ट हो जाता है। यानी ये पूछ रहा है वो विटामिन कौन सा है जो हम भोजन को पकाते हैं या हम विटामिन को भंडारण करके रखते हैं कहीं पे, तो वो विटामिन अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो उसका कौन सा विटामिन हो सकता है? यानी पकाने के बाद गर्म होगा, गर्म जो होगा तो यानी टेम्परेचर सेंसिटिव जो है वो विटामिन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन करवा रखा है, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं यार। ये शब्द तो मैं बार बार बोल रहा हूँ तो मुझे शर्म आती है। ठीक है, तो वो कौन सा विटामिन? सी है। विटामिन सी टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन है, जिसे गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन सी नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी। ठीक है, बाकी तो बहुत बता दिया इनके बारे में, क्या बताऊं बार बार। तो विटामिन सी नष्ट करने पर हो जाता है। और आपसे पूछ ले जल के साथ, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी, ए और बी दोनों हैं। नहीं, ए नहीं, बी और सी दोनों हैं। ठीक है ना, बी सी जल में घुलनशील है। मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन? विटामिन सी बाहर हो जाता है। शराब पीने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है ना, विटामिन सी जल में घुलनशील है, जल के साथ निकल जाता है। सब्जी को काट कर धोने में कौन सी? विटामिन बी और सी दोनों निकल जाते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन, यानी गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी।
विटामिन सी के जो क्वेश्चन थे। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से दांतों का रोग हो जाता है, मसूड़ों में खून आना लगता है, जिसे शक्कर भी कहा जाता है। दिल की बीमारी सभी को है भाई, ठीक है ना। का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है, यानी ऐसी बीमारी जिसके अंदर रक्त की पूर्ति कम हो जाती है, इस बीमारी को क्या कहा जाता है, ठीक। एरोमिता, एलोपीशिया, अरे ये कौन सी आ गई, यकृत शोध, ये तो बता रखा है आपको पहले। एंजाइना, हृदय आवरण, हृदय आवरण तो नहीं कह सकते, ठीक है, हृदय तो आवरण पेरिकार्डियम का बना होता है। एंजाइना कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, एंजाइना। और एंजाइना वही होते हैं जैसे एक आपके बाएं हाथ में दर्द शुरू होता है और मतलब आप हाथ लगाते हो सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है, रक्त की कमी होने पर। हृदय, दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज है ये, जो रक्त जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है, यानी ब्लड की डेफिशिएंसी के कारण, यानी हृदय के अंदर की बात हो रही है। हृदय की मांसपेशियाँ, कार्डियक मसल जो होती है, उसमें क्या होता है, कोरोनरी धमनियाँ जो होती है ना, वो ब्लड लेके जाती है। अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जम जाए, वो पिचक जाए, दब जाए, मतलब प्रेस हो जाए किसी भी तरीके से, उसका डायमीटर कम हो जाए किसी भी कारण से, तो उससे रक्त कम जाएगा, ठीक है ना। ब्लॉकेज हो जाए उसके अंदर तो रक्त कम जाएगा तो आपके सीने में क्या होगा, दर्द होगा। सीने में दर्द होना क्या है, एंजाइना है। क्लियर है, एंजाइना क्या है, जब दर्द होता है ना, आपको टीवी वगैरह में दिखाते हैं, लाल सा हाथ रखने पर चारों तरफ लाल लाल हो जाता है, तो वो एंजाइना, ठीक है। हड्डियों के निर्माण में किसके द्वारा होता है, सबको पता है यार, कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। निम्न सुमित कीजिए, यानी ये एक दूसरे को लगाना है यार। क्या क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कुटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है, इसलिए मैं स्पीड से पढ़ता हूँ। लैगरहैंस दीपिकाएँ, कैल्सिटोनिन, प्यूसिका ग्रंथि, ऑटो ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। लैगरहैंस आइसलैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और उसके बाद इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। यानी लैगरहैंस दीपिकाओं से क्या निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायराइड से कौन सा निकलता है, और एड्रिनल से कौन सा निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उससे एक हार्मोन निकलता है जो लैगरहैंस दीपिकाओं से शुरू करते हैं। लैगरहैंस दीपिकाएँ जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, पेंक्रियाज में पाई जाती है। पेंक्रियाज यानी अग्नाशय, इसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा बोल देते हैं, 3 प्रकार के सेल होते हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन और बीटा से इंसुलिन स्रावित होता है, तो यानी लैगरहैंस दीपिका से इंसुलिन स्रावित होता है। 1 का 4 हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उससे इनमें से जो हार्मोन है वो क्या है, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, STH भी बोलते हैं इसे, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, जिसकी कमी से आदमी बोनापन हो जाता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन से होता है, यानी अग्र भाग से स्रावित होता है। ऑटो ग्रंथि थायराइड से क्या होता है, कैल्सिटोनिन स्रावित होता है, और अधिवृक्क से एपिनेफ्रिन बोलते हैं इसको, ठीक है। एपिनेफ्रिन जो होता है उसका दूसरा नाम एड्रेनलिन है, ठीक है ना, एड्रेनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन कहा जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आप लगा लेना इसके हिसाब से, कौन सा हो जाएगा, 1 का 4, B का 3, यानी इसमें भी है, इसमें भी है, और C का 2, यानी C ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका। क्लियर हुई बात। एपिलेप्सी क्या है भाई, एपिलेप्सी रोग है। एपिलेप्सी को आप क्या बोलते हो, मिर्गी बोलते हो। मिर्गी सुना आपने, मिर्गी, ठीक है, मिर्गी का दौरा आजकल बहुत ही कम होता है लोगों का ना, मैंने देखा नहीं कोई भी मतलब
मेरे ध्यान में नहीं होगा शायद, पहले बहुत आते थे मिर्गी के दौरे, मतलब ऊपरी फटकार होगी, ये बोलते थे गांव में कोई ना कोई भूत का मतलब साया हो गया। तो एपिलेप्सी को मिर्गी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। एपिलेप्सी तो ये क्या है, स्किन का रोग है। मिर्गी किससे होगी यार, दिमाग से भी होगी ना, नाड़ी संसार, यानी ये स्किन का तो नहीं है। किसका नहीं है, स्किन का नहीं है। अरे क्या है यार, ये स्किन का नहीं है, हार्ट से रिलेटेड नहीं है, रेस्पिरेशन से संबंधित नहीं है। नाड़ी संस्थान, नाड़ी को बोलते हैं पल्स, ओ सॉरी ये क्या है यार, नाड़ी संस्थान यहाँ किसके लिए लिखा गया है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। ये दिमाग के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इसका अब तक कोई भी इलाज अब तक मिला नहीं है परमानेंट, ठीक है। यानी दिमाग के अंदर कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी उम्र के बच्चों को हो सकता है, लोगों को हो सकता है ये, ठीक है। नाड़ी जो शरीर दिमाग में कुछ अब नॉर्मलिटी आ जाती है, उसके कारण मतलब कोई हो सकता है, कोई से उसके अंदर कोई कोशिका नष्ट हो गई हो सकता है, ट्यूमर भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है ना। इसके बार बार बुखार रहना, टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है वो भी हो सकता है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है मिर्गी का दौरा, ठीक है। अब दिमाग इतना खतरनाक है, इसके बारे में अब तक डॉक्टर मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में पता लगा पाए हैं, ठीक है। तो दिमाग बहुत ही खतरनाक पार्ट है आपका। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है, ठीक है ना, बहुत ही कम, जो क्या होती है स्प्रेड करती है किसी के दूसरे को टच करने में, मतलब कौन सी कम कॉन्टाजियस है। तो संक्रामक बीमारी सबसे कम कौन सी है, मम्स, लार वगैरह से फैल जाती है, क्योंकि मम्स के अंदर क्या होता है आपका, जिसे आप बोलते हो कन्फड़, ठीक है, कान की ग्रंथियाँ जो होती है, लार ग्रंथियाँ, वो सूज जाती है जिसे, ठीक है, लार ग्रंथियाँ, तो लार के द्वारा ये फैल सकता है, फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। सांस के द्वारा भी, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम चेचक बोलते हैं, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स। और विषाणु पीलिया यानी हेपेटाइटिस बोलते हैं, विषाणु से फैलने वाला, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई इस प्रकार से होता है, तो वो वायरस से फैलने वाला हेपेटाइटिस। तपेदिक यानी टिब्बी, ठीक है, तपेदिक टिब्बी, क्षय रोग, कोच रोग, ट्यूबरकुलोसिस, तो इसके फैलने के बहुत ही कम चांस होते हैं, ठीक है ना, इसके फैलने के बहुत ही कम चांस होते हैं, ठीक है। इन सभी में से जो सही है ना वो तपेदिक होगा, यानी टिब्बी होगा। टिब्बी के फैलने के बहुत कम चांस है, एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत कम चांस है, लेकिन फैलता है, ये नहीं है फैलता नहीं है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है, यानी जो इसके अंदर क्या होता है, देखो सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया, ये दोनों जब मिलते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, ये बात पूछी इसने, अरे यार आलस सा हो गया, ठीक है। एक्टिव हो जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, साइंस गुरु बलवंत के नाम से बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ पे, आपने देखा भी होगा, क्योंकि क्यों आपने यहाँ तक आ गए, आप 4-5 घंटे क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका मतलब अच्छा पढ़ा रहा हूँ तभी तो आप देख रहे होंगे, नहीं तो देखने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप करके चले गए ना, सारा वीडियो आप सुन के भी चले गए, तो एक बात याद रखना, क्वेश्चन नहीं जाएगा कहीं से भी, ठीक है ना, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसी प्रकार मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ, और मेरे के टाइम की कमी होने की, बायो के बाद फिजिक्स के क्वेश्चन करवा दूंगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा दूंगा, फिजिक्स से ज्योग्राफी के हो गए, किसी भी सब्जेक्ट के करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और पढ़ाना अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ भी, ठीक है, टेंशन मत लेना। लेकिन इस वीडियो का रिस्पॉन्स आएगा ना तब बाकी होगा, क्लियर है।
क्योंकि मैं सोच जाऊंगा ना, आप कोई काम तभी आगे कर पाते हो जब आपको ये लगे भी इस काम में मैं आगे जा सकता हूँ, नहीं तो फिर मेहनत करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि एक वीडियो में अगर 100 क्वेश्चन के लिए मैं मेहनत करूँ ना, तो मैं मान के चलता हूँ मुझे भी उसके फ़ोटो खींचना, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद सेट करना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। और क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते, सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आते, ये ज़रूरी नहीं है नहीं आते, उस क्वेश्चन के बारे में मुझे पता लगाना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होते हैं जो टीचर को भी नहीं आते, ठीक है। यानी मैं बायोलॉजी का महान विज्ञाता नहीं हूँ। एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन निकल जाते हैं, मैंने बहुत किताब में पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, जो जल और नमक है ना, जल और नमक जो है वो क्या है, तो जल और नमक का मिश्रण जो बनाने का काम करेगा, मिश्रण जो, उसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, और ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। एम्बिबिशन किसे बोलते हैं, एम्बिबिशन, एम्बिबिशन बोलते हैं जब क्या होता है, एम्बिबिशन बोलते हैं जब मतलब जर्मिनेट हो रहा होता है ना, स्पॉटिंग कर रहा होता है, जो सीड होता है मतलब सूखा ही होता है वो हाल फिलहाल, वो पहली बार जब जल अवशोषित करता है ना उगने के लिए, अंकुरित होने के लिए, उसे बोलते हैं एम्बिबिशन, ठीक है। और जब मिट्टी के अंदर नमक मिलता है तो उसे बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं सेलिनाइजेशन, ठीक है। और एस्क्रेशन का मतलब है उत्सर्जन, यानी वेस्ट मेटाबॉलिज्म जो सब्सटेंस है उनको क्या करना, बाहर करना, यानी हमारे शरीर में जो फालतू की सौदे हैं ना उसको बाहर करना, उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो पिछले का ऑस्मो रेगुलेशन आंसर था। हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया होता है कोलिस्ट्रीडियम स्टाफिलोकोकस, एस्चेरिया कोलाई, ठीक है, जिसे हम ई कोलाई बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ्रेंड बैक्टीरिया है, मित्र जीवाणु है, मित्र जीवाणु है, ठीक है, हार्मफुल भी होता है। सुडोमोनास, ठीक है, देखो सुडोमोनास भी है ना, ये भी पाया जाता है, इस ई कोलाई भी हमारे क्या पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। तो यहाँ पर मुझे जो अच्छा आंसर लगा मैं ई कोलाई कहूँगा, ठीक है, क्योंकि इसे मित्र जीवाणु ई कोलाई हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है और ये विटामिन के संश्लेषण में भी सहायता करता है। सुडोमोनास भी पाया जाता है। इन दोनों में से किसी की मात्रा अधिक हो जाए तो हमें डायरिया वगैरह हो जाता है, लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी है। कोलेस्ट्रियम टिटेनी टिटनस रोग को फैलाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रियम, ठीक है। बोटुलिनिज्म, ये क्या करता है, बोटुलिनिज्म जो जीवाणु है ये क्या करता है, पॉइजन टॉक्सिक, यानी हमारे भोजन को क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करने का काम करता है। कोलेस्ट्रिडियम बोटुलिज्म हो गया, ठीक है, परफेर्मिज्म हो गया। तो ये कोलेस्ट्रियम स्पीसीज है जो आगे कई प्रकार के होते हैं। तो कोलेस्ट्रियम टिटेनी हो गया, ठीक है, बोटुलिज्म हो गया, ठीक है, स्टाफिलोकोकस हो गया। तो याद रखना, तो इनमें दोनों ही हैं, लेकिन इस पे चले जाना आप। स्यूडोमोनास भी है, ठीक है ना, स्यूडोमोनास, स्यूडो का मतलब झूठा होता है, ठीक है, मोनास, एस्चेरियस कोलेस्ट्रिडियम। तो ई कोलाई लिखना है इसका, ठीक है। मित्र जीवाणु किसे कहा जाता है, ई कोलाई को कहा जाता है। ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। स्यूडोकोकस भी है बड़ी आंत में। ई कोलाई हार्मफुल भी होता है। ई कोलाई की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब सिंपल भाषा में दस्त बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये क्या है, अल्ट्रासोनिक पोजिट्रॉन, एक्स किरणें, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, जिसे हम प्रकाश में तंतु बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स किरणें, एक्सरेज, एक्सरे सुना है ना आपने, पोजिट्रॉन, एक्स, अल्ट्रासोनिक। देखो एक होता है अल्ट्रासोनिक और एक होता है ऑडिबल, ठीक है, और एक होता है इंफ्रासोनिक।
ठीक है, या इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड या अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना। अल्ट्रासाउंड वो होते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी यानी आवर्ती जो होती है ना वो 20 किलो hertz यानी 20,000 hertz से ऊपर होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव किस में प्रयोग है, अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से क्या होता है आप पता लगा सकते हो। यहाँ पे पोजिट्रॉन जो होता है ना, पोजिट्रॉन किया जाता है, एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है PET। ठीक है, पोजिट्रॉन इमिशन, ठीक है, टोमोग्राफी, वो क्या होता है PET। ठीक है ना, PET। ठीक है, और ये अल्ट्रासाउंड याद करते हैं। अल्ट्रासोनिक क्या होता है ये बता दिया मैंने। ऑडिबल साउंड क्या होता है, या आपका ऑडिबल साउंड यानी जिसकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 hertz के बीच में हो, जो आप मनुष्य सुन सकता है, उसे क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। या आपका इंफ्रासोनिक जो 20 hertz से नीचे हो, जिसे प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो वो यही बात यहीं पे है। तो अल्ट्रासाउंड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, PET किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणें किसके लिए, एक्सरे जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर किसके लिए होता है। तो PET बता देता हूँ आपको किसके लिए प्रयोग किया जाता है। PET जो होता है ना वो किया जाता है ब्रेन स्कैन के लिए, यानी ब्रेन को स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोजिट्रॉन। और पोजिट्रॉन होता क्या है, पोजिट्रॉन का एक पार्टिकल होता है जो पॉजिटिव, जिसपे क्या होता है पॉजिटिव, अरे उपकरण होता है एक छोटा सा, जिसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत करता है, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक होता है तो पॉजिट्रॉन। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है एक्स। तो ऑप्टिकल फाइबर का किसके लिए प्रयोग किया जाता है आप बताओगे। यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं ना, एक एक क्वेश्चन बन सकता है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 के 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अलग अलग दे दिया जाए तो आप बताओगे। ठीक है, तो PET ब्रेन स्कैन के लिए किया जाता है, एक्स किरणें सारी बॉडी का होल बॉडी स्कैन करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो अल्ट्रासाउंड इसका प्रयोग किया जाता है। आपका अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कब किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड आप जानते ही हो, अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी होती है। ठीक है, देखो इसमें गलती रखा थोड़ा सा। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है आपका होल बॉडी स्कैन के लिए। ठीक है, सॉरी, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सबको पता है, पेट वगैरह में दिक्कत होती है तो हम क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो एब्डोमिनल बोलते हैं, पेट को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल, उधर। ठीक है, पोजिट्रॉन यानी ब्रेन स्कैन के लिए, एक्सरे, एक्सरे क्या होता है, होल बॉडी स्कैन के लिए किया जाता है, पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन करने के लिए। ठीक है ना, और डी जो है ऑप्टिकल फाइबर, ये एंडोस्कोपी होता है। ठीक है ना, एंडोस्कोपी ऑप्टिकल फाइबर से की जाती है। आपको मैं बताऊं कैसे, यानी एक पाइप से डाल जाती है, ट्यूब डाल दी जाती है, वो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। और ये क्या करता है, ये कैमरे के द्वारा डॉक्टर बाहर बैठा देखता होता है। ठीक है, तो एंडोस्कोपी में होता है कि एंडोस्कोपी के अंदर होता है GI ट्रैक जो होती है ना, उसकी लाइनिंग चेक की जाती है। फूड पाइप यानी भोजन नली है, उसके अंदर की लाइनिंग जो होती है एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, तो वो लाइनिंग चेक की जाती है, कहीं पे ख़राब तो नहीं होगी, तो उसे बोलते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, यानी एक नली सी डाली जाती है आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर। तो याद रखना है इस बात को। तो दोबारा याद कर लो, अल्ट्रासोनिक को अल्ट्रासाउंड याद कर लो आप। अल्ट्रासाउंड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक्सरे इसके लिए किया जाता है। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल के लिए, पोजिट्रॉन PET ब्रेन स्कैन के लिए, ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी के लिए। सुन लिया करो, सुनने में बहुत मज़ा आएगा आपको। स्टीरिया, ठीक है,
स्टीरिया सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, स्टीरिया सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो ये स्टीरिया क्या है आपको बता दूं मैं, यानी बंदा बैकी बैकी सी बातें करने लग जाता है, ऐसी हिस्टीरिया, ये दिमाग में डिसऑर्डर है एक ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? तो केवल जवान स्त्रियों में, ठीक है, किशोर बालक बालिकाओं में, जवान पुरुष स्त्रियों में, केवल विवाहित महिलाओं में। ठीक है, जवान पुरुष में भी होता है और जवान स्त्रियों में भी पाया जाता है ये रोग हिस्टीरिया। और ये किससे है? मनोरोग है, एक दिमाग से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है? थोड़ी देर पहले बताया था। ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको होगा जी 120/80 mm पारा। निम्नलिखित में किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? ठीक है, जो एसोशल होते हैं, वो मतलब दूसरे तरीके की बातें करते हैं, उनका व्यवहार जो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो वो कैसे होते हैं? इन्हें मतलब कौन सा प्रकार का सिंड्रोम है? जो लंबा हो जाता है मनुष्य, मानसिक दोष हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है जिसके अंदर, यानी बंदा इतना बड़ा हो जाता है, मतलब पूरी हाइट हो जाती है, ठीक है, बड़ा शरीर हो जाता है, ठीक है, क्रिमिनल टाइप का बंदा हो जाता है, एसोशल हो जाता है, तो असामाजिक आचरण हो जाता है, मतलब समाज में उसे पसंद नहीं किया जाता। तो इस सिंड्रोम का नाम है XYY सिंड्रोम, जिसे क्या बोलते हैं? सुपर मेल सिंड्रोम भी कहा जाता है, सुपर मेल सिंड्रोम, या इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, लास्ट वाला 23वां जोड़ा जिसे XY होता है पुरुषों में, उसमें एक Y की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट अलग होगी, इसकी बातें लड़ाई खोरा होगा, मतलब ठीक है ना, सीधी बात है। क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल दिमाग होगा इसका मारने। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, एक बात तो ये याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर XY तो पुरुषों में पहले होता है 23वां जोड़ा, और इसमें X की मात्रा बढ़ जाती है, यानी टोटल गुणसूत्र इसमें भी 47 होते हैं। ठीक है, इसमें भी 47 होते हैं डाउन सिंड्रोम में, और इस वाले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 होते हैं। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर टेस्टिस जो होते हैं ना, पुरुष के टेस्टिस यानी वृषण छोटे रह जाते हैं। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है, और जिसके कारण वो हो सकता है बांझ भी हो जाए। ठीक है, बांझ भी हो जाए। टेस्टोस्टेरोन की कमी आने के कारण वो महिलाओं जैसा व्यवहार भी करना शुरू कर देता है, महिलाओं में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जिसमें गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, 23वें जोड़े में X की वृद्धि हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? महिलाओं में 23वां जोड़ा XX होता है, एक X क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, जिसे नेलोसोमी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी में जोड़े में 3 गुणसूत्र हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी बोलते हैं, और जिसमें एक गुणसूत्र कम हो गया उसे नेलोसोमी बोलते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, याद रखना, महिलाओं। और ये महिलाएं क्या होती है? बांझ महिलाएं होती है, ये आगे किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, इनके अंदर महिलाओं के आचरण जैसी कमी पाई जाती है, यानी शरीर जो होगा वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता महिलाओं की तरह, तो वो टर्नर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वां गुणसूत्र का जोड़ा होता है, उसमें क्या हो जाती है? एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। ठीक है, इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। इसमें गोल गोल चेहरा हो जाएगा, चांद जैसा मुंह हो जाएगा बच्चे के। ठीक है, मुंह खुला रहेगा, आंखें छोटी हो जाएगी, इस प्रकार सिर बड़ा हो जाएगा, ऐसा देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम में। बाकी आपको जेनेटिक्स डिजीज में पढ़ने को अच्छे से मिल जाएगा। नाड़ी दाब क्या होता है, यानी पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट का मतलब नाड़ी गति कितनी होती है। ठीक है, नाड़ी गति कितनी होती है? तो जितना नाड़ी यानी हार्ट बीट कितनी होती है, हार्ट जितना ही धड़केगा तो क्या होगा? ये नाड़ी है जो रक्त को लेके जाएगी। ठीक है ना, तो रक्त को जो लेके जा रही है, तो जितना बीट होगा, हार्ट प्रेशर डालेगा, उतना ही तो गुचक गुचक होगी ना वहाँ से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पल्स प्रेशर। आपके डॉक्टर हाथ रख के जैसे कलाई को पकड़ के मापता है, तो वो नाड़ी रेट नापता है, तो वो कितना होना चाहिए?
70 से 80 के बीच में होना चाहिए, सामान्यता होता है, नहीं तो व्यक्ति को क्या माना जाता है, कोई ना कोई दिक्कत है। पल्स रेट तो ये पे ठीक है, पल्स रेट तो आपने बता दिया, लेकिन आपको पल्स प्रेशर कितना होता है, पल्स प्रेशर नाड़ी दाब कितना होता है, तब आपका आंसर रहेगा 40 mmHg होता है, याद रखना 40, यानी वो याद कर लो, 20 तो ब्लड प्रेशर है ऊपर का और 80 नीचे का, इसको घटा दो, इसमें से बच गया 40, तो ये नाड़ी दाब होता है, 40 नाड़ी दाब होता है। नाड़ी दाब याद रखना, पल्स प्रेशर, कहीं भी आप ब्लड प्रेशर पे मात खा जाओ। स्वस्थ युवक जो होता है ना, उसका हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, सबको पता है 72 बार। कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार, और 0.8 सेकंड में एक धड़कन होती है। एक धड़कन में 0.8 समय लगता है। 5 सिस्टोलिक होता है, 3 डिस्टोलिक होता है, ये भी अलग अलग बांटा गया है, परिसंचरण तंत्र में जाके पढ़ोगे आप। यानी जो हार्ट साइकिल है ना, साइकिल का मतलब जो कार्डियक साइकिल को कितने टाइम का होता है, तो 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, एक साइकिल पूरा हो जाता है। और एक धड़कन के अंदर 125 मिलीलीटर। 1 मिनट में हृदय कितना करता है? 1 मिनट में एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, और 72 धड़कन में लगभग 5 लीटर। 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंप करता है हृदय, ठीक है ना। और एक धड़कन में समय 0.8 सेकंड लगता है। और एक युवक की बात कर रहा है, ये बचपन में बात कर रहा होता है तो ये 100 बार धड़कता है, और बुढ़ापे में भी 100 बार, भ्रूणावस्था में 150 बार। निम्न में कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन सी, ठीक है ना, यहाँ पे याद कर रहे हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक भी है? तो विटामिन सी याद करो आप, ठीक है ना। तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। घाव भरने की बात हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। यहाँ पे घाव भरने में सहायक, और यहाँ विटामिन के भी दिया होता है ना, तो भी आपका विटामिन सी आता है, क्योंकि घाव भरने में जो वाउंड हीलिंग जो वाउंड है, उनको जो भरने के लिए जो काम करेगा विटामिन सी करेगा। ओरल रिहाइड्रेशन विलियन, ठीक है, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सिरप जो होती है वो किस रोग में लाया जाता है? ORS घोल जिसे बोलते हैं आप, जैसे पानी और नमक का बना होता है, पानी और नमक का घोल, इसे बोलते हैं ORS, ठीक है। जो क्या करता है? रिहाइड्रेशन, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है जल, ओरल का मतलब होता है मुख से पिलाने वाला। रिहाइड्रेशन, री मतलब दोबारा, हाइड्रेशन क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन का मतलब होता है जल की कमी, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब होता है जल से संबंधित की प्रक्रिया। और डिहाइड्रेशन होता है निर्जलीकरण, जल की कमी। और जल की कमी कब आ जाती है? जब बंदे को दस्त, लूज मोशन होते हैं, ठीक है। तो लूज मोशन किसी भी रोग में है तो वहाँ पर ORS घोल दिया जाएगा, ठीक है ना। चाहे हैजा है उसमें भी, डायरिया है उसमें भी ORS घोल दिया जाता है, ठीक है। टाइफाइड वगैरह में ORS घोल दिया जाता है। जब बंदे को दस्त लगेंगे, लूज मोशन होगा, वो किसी रोग में हो, तो ORS घोल दिया जाएगा, ताकि उसके अंदर जल की मात्रा बनाए रखने के लिए किसका घोल दिया जाता है? ORS। ये जल की पूर्ति करता है, यानी डिहाइड्रेशन से बचाता है, बुखार में, टाइफाइड में, कैंसर में, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ऑप्शन आपका है दस्त। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपको पता ही है, कान की हड्डी होती है स्टेपीज, ठीक है। नाखून बाह्य कंकाल में आते हैं, एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। जबड़े की हड्डी मजबूत हड्डी होती है, नाक की हड्डी कमज़ोर हड्डी होती है। कमज़ोर हड्डी पूछे तो कौन सी हड्डी होती है? नाक की होती है, ठीक है ना। वोमर जिसे बोलते हो आप, वो निकाल दी जाती है खिलाड़ियों में, दर्द बहुत होता है। जबड़े की मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। नाखून जो होते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम के भाग होते हैं, यानी बाह्य कंकाल, बाल, नाखून, चमड़ी। स्टैबिस कान की हड्डी होती है, छोटी हड्डी होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी कोशिका होती है आपकी यहाँ पर
नर्व सेल दिया है, WBC दिया है, एपिथेलियल सेल दिया है, आरबीसी दिया है। यानी तंत्रिका तंत्र, श्वेत रक्त कणिकाएं, उपकला कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। कौन सा होता है इसमें से? देखो तंत्रिका कोशिका होता है या देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। आज तक क्वेश्चन आया बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव के अंदर बात कर रहा है तो ओवम होती है, अंडाणु, ठीक है, महिला की जनन कोशिका है। लेकिन यहाँ पे तंत्रिका कोशिका भी वैसे लंबी होती है, 1 मीटर लंबी तक हो सकती है। सबसे लंबी जो तंत्रिका है वो साइटिका, सुना होगा अपने पैरों के अंदर सबसे लंबा नर्व होता है, सबसे न्यूरॉन जो होता है सबसे लंबा एक जोन होता है उसका, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखना। और जन्म के बाद कौन सी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र यानी दिमाग से संबंधित है, याद रखना। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। दांतों और हड्डियों में क्या बताना है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। मानव शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो, ठीक है ना, वो कौन सा है? तो आप क्या कहोगे जी? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया है, अमोनियम नाइट्रेट है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, यूरिक एसिड जो होता है ना वो DNA या RNA जो होता है न्यूक्लिक एसिड उसके टूटने से बनता है, ठीक है। अमोनिया बनता है आपके अमीनो एसिड के टूटने से, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन होता है NH3। अमोनिया नाइट्रेट में भी होता है, ठीक है। यूरिया में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। लेकिन मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जिसे माना जाता है, यानी जो शरीर से बाहर निकलता है ना, शरीर के अंदर तो अमोनिया से यूरिया बनती है, लेकिन वो क्या माना जाएगा? यूरिया माना जाएगा। और यूरिया किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से निकलती है, और यूरिन से ही यूरिया शब्द बना, यूरिया से यूरिन बना। अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है लीवर, ठीक है ना, लीवर। और यूरिया का जो स्त्रावण करते हैं पेशाब के द्वारा, मूत्र के द्वारा, उसे यूरियोटेलिक जीव कहते हैं, ठीक है। तो यूरिया और नाइट्रोजन अवशिष्ट है, यानी ये बनते किससे? तो प्रोटीन के विखंडन से बनते हैं अमोनिया। क्लियर हुई बात? और यूरिक एसिड की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? गंठिया बाय सुना है आपने ना, ठीक है, वो हो जाता है। मनुष्य की चमड़ी में सूर्य के प्रकाश को कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन D बनता है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, इसे पीयूषिका भी कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से, याद रखना। किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस किसका भाग है? अगर मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अगर मस्तिष्क। दिमाग में बड़ी होती है, छोटी सी मटर के दाने जैसी होती है। सबसे छोटी होती है अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मटर के दाने की तरह इसका वजन होता है। और ये सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित भी करती है, 10+ हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। और मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार मास्टर क्या करता है? बच्चों पर कंट्रोल करता है क्लास में, तो ये सारी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हेड मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर का मास्टर कैसे कहा जाता है? तो पीयूष, जैसे मास्टर को कौन कंट्रोल करेगा? हेड मास्टर। तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी आपके दिमाग में स्थित होती है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, पायन क्या करती जैसी होती है। हमारे शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? यकृत में, टॉन्सिल में, वृक्क में, थायराइड में। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा आंसर होना चाहिए। आप जल्दी से बताइए, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या होता है? पहली बात तो लिम्फोसाइट होती है WBC, ठीक है ना। ए ग्रेन्युलोसाइड यानी ए कणिका में WBC होती है, ए कणिका में WBC होती है, ठीक है। ए कणिका में WBC जो होती है ना वो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट दोनों होती है। और कणिका में होती है एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। तो लिम्फोसाइट का निर्माण है ना बोन मेरो में होता है वैसे तो, ठीक है,
रेड बोन मेरो में लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट का मतलब है थाइमिन ग्रंथि से संबंधित, ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है थाइमस ग्रंथि को, थाइमिन हार्मोन ट्रेनिंग देता है इन्हें। तो जो लिम्फोसाइट है ना, इसका निर्माण कुछ मात्रा में यकृत में भी होता है, ठीक है, और कुछ मात्रा में इसका निर्माण कहाँ पे होता है, प्लीहा में भी होता है, ठीक है, कुछ थाइमस ग्रंथि में भी बनते हैं, ठीक है, और लिम्फ नोड में भी बनते हैं। यानी लिम्फ नोड को ही स्पेशल जगह लिम्फ नोड है, यानी आपके गले के नीचे डॉक्टर हाथ लगा के चेक करता है, उन्हें टॉन्सिल कहा जाता है, तो वहाँ पर भी लिम्फोसाइट बनती है। और लिम्फोसाइट से इनका नाम क्या पड़ा है, लिम्फ नोड पड़ा है, लसिका गांठें। और स्पेशल जगह जगह अलग अलग जगह लसिका गांठों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। गले के पास होती है उसे टॉन्सिल कहा जाता है, ठीक है, तो टॉन्सिल के अंदर, तो इसमें सही आंसर रहेगा, थायराइड भी तो नहीं होगा, वृक भी नहीं होगा, यकृत भी सही नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉन्सिल। टॉन्सिल टॉन्सिल टॉन्सिल, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, डॉक्टर कहता है भी आपको टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन यानी सूज जाते हैं, तो कहता है भी कोई ना कोई शरीर में इन्फेक्शन है, ठीक है ना, तो वो टॉन्सिल के द्वारा पता करता है। पित्त कहाँ बनता है, पित्त यानी बाइल, बाइल जूस की बात कर रहा है, ठीक है ना, पित्त रस की बात कर रहा है, तो वो कहाँ बनता है, छोटी आंत में नहीं बनता, कलोम में नहीं बनता, फेफड़ों में नहीं बनता, यकृत में, लीवर में बनता है भाई। पित्त रस कहाँ बनता है, लीवर में। पित्त रस कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये गया 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 पित्त कहाँ बनता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यकृत में बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है ना। पित्त रस पीले रंग का होता है, ये पित्त का मतलब पीला, और करता क्या, ये स्टोर करता है पित्ताशय में और मिलता है छोटी आंत के पक्वाशय में भोजन के साथ, और वहाँ करता है वसा का पायशीकरण, ठीक है ना, वसा का पायशीकरण, फैट एमल्सिफिकेशन करता है। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। स्वस्पंदन क्या होता है, पहली बात तो ये समझो आप पहले, ठीक है, स्वस्पंदन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ने का गुण और रिलैक्स होने का गुण, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो होता है ना, वो गुण किस में पाया जाता है, अपने आप पेशियाँ क्या हो सकती है, संकुचित हो सकती है, अपने आप रिलैक्स हो सकती है, वो गुण किस में पाया जाता है, तो आपको पता ही है, ऐसा गुण तो हमारे एक ही अंग में है, यकृत में है क्या, नहीं है, वृक्क में है क्या, नहीं है, आंत में है क्या, नहीं, हृदय में पाया जाता है। हृदय की पेशियाँ क्या होती है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्रिया होती है, उसमें हृदय की धड़कन होती है, ठीक है, उसमें साउंड होती है, वो धड़कता है, धड़क धड़क धड़क, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपने आप रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने को सिकुड़ना बोलते हैं, सिकुड़ने को सिस्टोलिक बोलते हैं, रिलैक्स होने को डायस्टोल बोलते हैं, फैलना। हीमोग्लोबिन धातु फेरस है, ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस पाए जाते हैं, ठीक है, और 4 एक के साथ एक चिपकता है, एक के साथ एक चिपकता है, एक के साथ एक चिपकता है, एक के साथ एक क्या चिपकता है, ऑक्सीजन चिपकता है, ठीक है, और ऑक्सीजन यानी एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4। एक फेरस कितना करता है, तो एक हिम कितना करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1। क्लियर है, तो एक हिम 4 करता है और फेरस 1 करता है, एक के साथ एक चिपकता है, यानी ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, उसका सेवन करता है, टिश्यूओं तक पहुंचाता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका पिगमेंट है, आरबीसी। आरबीसी कहाँ है, रक्त में, तो आरबीसी का काम भी ऑक्सीजन का सेवन करना है, ठीक है, इसमें लोहा पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन की बात करें तो हिम प्लस ग्लोबिन है। हिम का मतलब यहाँ पे आप हिम का मतलब लोहा मान लो, क्योंकि ज़्यादा लोहा होता है, और भी चीज़ें होती है इसमें। 4%
ये हिम पाया जाता है और 96% इसमें प्रोटीन होता है, ग्लोबिन। ठीक है। आहार नाल हीमोग्लोबिन की कमी से रोग हो जाता है, एनीमिया, याद रखना। पीतरस के संग्रह करके पित्ताशय में संग्रहित करता है। आहार नाल का कौन सा भाग है, फूड पाइप जो है उसका कौन सा पार्ट है जो यकृत से पित्त रस संग्रह करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। जो यकृत से पित्त रस संग्रह करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। क्वेश्चन गलत है भाई। क्वेश्चन गलत है। आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से बने हुए पित्त को पित्ताशय से संग्रहित करने के बाद, यानी हार ना, ये मतलब सीधा सा क्वेश्चन समझो इसको, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यानी वो कौन सा भाग है, लीवर से क्या बना, पीतरस बना, और पीतरस कहाँ संग्रह हो गया, पित्ताशय में। पित्ताशय से आहार नाल के किस भाग में पीतरस पहुंचता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या कहना चाह रहा है ये, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपके कैसे आएगा। आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से पीतरस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है। संग्रहित कैसे कर सकता है यार, यकृत लीवर से आता है और लीवर से सीधा पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है। ये कह रहा है आहार नाल का कौन सा भाग है जिसके अंदर पीतरस आकर भोजन के साथ मिलता है, ऐसा सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। शुद्रांतर होगा, यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसे। ठीक है। शुद्रांतर छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है बात। पीतरस यकृत द्वारा निर्माण होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है और वो छोटी आंत में मिलता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम ग्रहणी भाग में जाकर मिलता है और वसा का पायशीकरण करता है। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों को क्रैप आते हैं, खिंचाव आ जाते हैं। अच्छा, इसका कारण है, इसका क्या कारण है, यानी खिंचाव आ जाता है कभी कभी हमारे मांसपेशियों में। ठीक है। यानी आप जब वर्कआउट करते हो ना, तो उस समय क्या होगा, जिम वगैरह जाते हो या और कोई खेल खेलते हो, तो हम क्या करते हैं, हमें उस समय एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो एनर्जी जब ही हमें मिल पाएगी जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, अच्छी एनर्जी। और वो ग्लूकोज के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, एनर्जी मिलेगी एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से। तो उससे उस समय व्यायाम के समय हम पूरा ऑक्सीजन नहीं ले पाते, पूरी सांस नहीं ले पाते, एनर्जी ज़्यादा चाहिए हमें, ग्लूकोज का भी खंडन होता रहता है। तो ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोलिसिस करके पाइरूवेट में बदलता है, और पाइरूवेट आगे जाके ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और हमें ऊर्जा देता है। बात को सुनो ध्यान से, वो ग्लूकोज पहले बिना ऑक्सीजन के टूटता है तो उसे पाइरूवेट में बदलता है, यानी एक ग्लूकोज 2 पाइरूवेट बनाता है। उसके बाद वो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 36 एटीपी देता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो पाइरूवेट में तो टूट जाएगा। ठीक है। और आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो वो या तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो सकता है वो, ठीक है, और या वो किस में परिवर्तित हो सकता है, पाइरूवेट में तो हो गया। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर अगर ये आता थकान महसूस होती है, थकान तब महसूस होगी जब आपने ज़्यादा व्यायाम कर लिया और उसके बाद वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है पाइरूवेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तित होना, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हमारे शरीर में अल्कोहल भी बन जाता है कभी कभी, याद रखना। ठीक है। नींद आती है ना वो में, कई बार खाना खाने के बाद नींद आती है, ज़्यादा खा लेते हो तो फर्मेंटेशन हो जाता है शरीर में, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है। मैं इसको अच्छे से समझा कहाँ पाता हूँ, मैं अच्छे से समझा पाता हूँ यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लंबे लेक्चर तभी तो होते हैं मेरे। ठीक है। तो आपका एक बार फिर स्वागत है साइंस गुरु बलवंत में। ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन है। ठीक है। जीवन दुखों का भंडार है, इसमें से सुख को खोज निकालिए, दुख को वेस्ट मटेरियल की तरफ बाहर फेंक दीजिए, नो मैटर करता है। ठीक है।
पढ़िए, सीरियस होके पढ़िए। और ये लेक्चर आप देख रहे हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको यहाँ से ज्ञान मिल रहा है, और ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए, ठीक है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबको पता है यार, क्या है यार, घुटने में, ऊपरी भुजा में, जांघ में, अगर भुजा में, कहाँ पाई जाती है? अपर आर्म में पाई जाती है, आपके जांघ में फीमर पाई जाती है, घुटने में पेट, अरे कौन सी है वो, पटेला पाई जाती है, अगर भुजा में अल्ना पाई जाती है, ठीक है। ऊपरी भुजा में अपर आर्म में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। बुकिए में, ठीक है ना। एक रोगी को नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट का मतलब है यूरिन से संबंधित जो डॉक्टर होता है ना, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं उसे, ठीक है, मूत्र से संबंधित। यानी वो क्या करता है, मूत्र यानी किडनी तक के रोग देखता है, ठीक है। तो उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है? उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है? स्नायु से नहीं है, मस्तिष्क ब्रेन से नहीं है, हृदय से नहीं है। मूत्र किससे संबंधित है? किडनी से। मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी करती है, ठीक है। नेत्र दान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट होता है? ठीक है ना। यानी कौन सा आइज पार्ट है जो डोनेशन करते समय क्या होगा, जिसका ट्रांसप्लांट होगा? तो मैंने बताया होगा नेत्र वाले चैप्टर में, यानी कॉर्निया आगे का भाग है, ठीक है ना, कॉर्निया। और कॉर्निया किसका भाग है? आँख का। यानी 3 लेयर होती है आँख के अंदर, इस प्रकार से 1 2 3 बनाता हूँ मैं सीधी। ऊपर वाली लेयर होती है ना, इसे बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक, फाइब्रस लेयर। और इसके अंदर होता है एक तो सक्लेरा, श्वेत मंडल, और इसके आगे का भाग होता है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, जो आपके आइरिस के ऊपर लगा होता है, ठीक है, जो रोशनी को आरो पार करता है। तो कॉर्निया जो होता है ना, वो एवेस्कुलर होता है, उसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती, और रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती तो उसका दान अच्छे से किया जा सकता है, और मरने के बाद 6 घंटे तक ये अच्छे से काम करता रहता है, ठीक है। और ये हवा से सीधी ऑक्सीजन भी लेता है, ध्यान रखना, इसका सेंटर पार्ट है, ठीक है। तो आंखें हमें खोल कर बंद करने, पानी से धोना इसलिए चाहिए क्योंकि उसके ऊपर कुछ न चढ़े। तो आंखों को कई बार धोने का मतलब कॉर्निया साफ रहेगा, कॉर्निया साफ रहेगा, ऑक्सीजन लेगा तो आंखें आपकी बढ़िया रहेगी। और आंसू लगातार सिक्रेट होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से, वो क्या करने के लिए? कॉर्निया को मॉइस्ट बनाने के लिए, यानी उसको नमी रखने के लिए, ठीक है। तो आंसू रोने धोने के लिए नहीं है, वो कॉर्निया के लिए बनाए गए थे, आप रोने लग गए। रेटिना आँख का वो भाग है जहाँ फिल्म बनती है, फिल्म का मतलब जहाँ पे चित्र बनता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। आइरिस के कारण आँखों का रंग होता है, ठीक है ना, आइरिस। और सिलेरी बॉडी जो होती है ना, वो लेंस पर कंट्रोल करती है। लेंस को मतलब उसका आकार बढ़ना, आपकी एक्यूमिडेशन पावर जिसे होते हैं, सामज्य क्षमता जिसे बोलते हो। अब लेंस का आकार छोटा बड़ा करने में सिलेरी बॉडी जो होती है, उसके अंदर सिलेरी मसल पाई जाती है, उसका काम होता है, जिसे पक्षमापी पेशियां भी बोलते हैं। जंग लगी ब्लेड कट जाने से क्या होगा? डिप्थीरिया, टीटनस, हल्का खसरा, रूबेला बोलते हैं जिसे, खसरा को रूबेला बोलते हैं, ठीक है। टीटनस होगा, डिप्थीरिया होगा, इनोफीलिया होगा। यहाँ पे मुझे एक बात बतानी है, टीटनस जो होता है ना, टीटनस ज़्यादातर पाया जाता है, मतलब जानवर जो होता है ना, जानवर जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, या जो मतलब चरने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, चारा खा के वो जुगाली करने वाले जाते होते हैं, ठीक है। उन जानवरों के आंत के अंदर है ना, आंत के अंदर, अमाशय के अंदर और आंत के अंदर क्या पाया जाता है? टिटेनी, ठीक है, कोलस्ट्रिडियम टिटेनी नाम का क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो वो इसके अंदर पाया जाता है, और उसने स्पोर होते हैं, स्पोर यानी क्या होते हैं? बीज, मतलब स्पोर पैदा करते हैं बैक्टीरिया। और वो स्पोर किसके माध्यम से? जो यानी जो गोबर होता है, ठीक है, उनकी लीद होती है घोड़े की, उनके साथ में वो बाहर आ जाते हैं स्पोर। और स्पोर जैसे ही बाहर आएंगे वो लीद के साथ, तो वो वहाँ पर जहाँ पर लीद पड़ी होगी वहाँ पर पड़े रहेंगे। ये काफ़ी सालों तक
टिटेनी जो के स्पोर है बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं, यानी मिट्टी में कहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ये किसी मानव के ब्लड के संपर्क में आएंगे ना, तो ये वहाँ से बैक्टीरिया बन जाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करके ये क्या होंगे, रोग फैलाने का काम करेंगे, टिटनस, ठीक है। यानी घोड़े की लीद में पाए जाते हैं। और ये कहानी वहाँ से शुरू हुई भी, जंग लगे लोहे से कौन सा रोग हो जाता था, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, यानी पहले भी युद्ध होते थे और वहाँ पर घोड़ों का प्रयोग किया जाता था, आपको पता ही है, ठीक है। और घोड़े जैसे ही लीद वहाँ से करते और उस टिटेनी तलवार वगैरह वहाँ पर पड़ी रहती, जंग लगी और तो वो दूसरे पर प्रहार करते ना, तो क्या हो जाता वहाँ पर, उसको टिटनस रोग देखने को मिलता। तो वहाँ से एक मतलब निकाला गया भी, जो तलवार लोहे की तलवार से कटे थे, जंग लगे लोहे से कटे थे, उनको टिटनस हुआ, ठीक है ना। तो वहाँ से चला भी, जंग लगे लोहे पर क्या पाया जाता है, टिटनस। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपको अगर चोट लग गई है ना और आप किसी मिट्टी के संपर्क में या और जहाँ पर घोड़े वगैरह के लिए दो या जानवर गोबर वगैरह हो, तो हो सकता है उसके अंदर टिटनस के स्पोर हों। और टिटनस का होने के बाद कोई भी इलाज नहीं है। और टिटनस को धनुष यानी ये गोबर में पाया जाता है ज़्यादातर। तो चोट लगने पर आपको क्या लेना चाहिए, ATS लेना चाहिए, एंटी टिटनस सिरप ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ATS लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। और इससे क्या होगा, ATS से घाव भी जल्दी भरता है, ठीक है, कोई भी चोट लग जाए तो। वैसे आपको टिटनस का इंजेक्शन पहले दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर 100% श्योर हो भी बाद में नहीं होगा। तो टिटनस से बचने के लिए क्या होगा, चोट लगने पर हमें ATS ले लेना चाहिए। क्लियर है, ये नहीं है भी हाँ। और इससे क्या हो जाता है, आकार धनुष जैसा हो जाता है, आपकी जो पीछे वाला है ना, जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या हो जाएगी, धनुष की तरह हो जाएगी, ठीक है। और आपका मुंह जो होगा, जबड़ा जो होगा वो बंद हो जाएगा, इसलिए लोकजा भी कहते हैं इसे, जबड़ा बंद हो जाएगा। और रोगी की सफोकेशन यानी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो टिटनस स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है ना, पूरे शरीर को ही करता है, ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड को करता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी आपके पीछे की तरफ झुक जाएगी, शरीर बीच बीच से उठ जाएगा धनुष की तरह, तो धनुषाधार रोग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो टिटनस कहाँ से होता है, तो यहाँ पे जंग लगी ब्लेड से, तो टिटनस ही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी महामारी का रूप नहीं लेती है, बर्ड फ्लू, प्लेग, हैजा, एनीमिया। महामारी का मतलब होता है जो एक दूसरे से लगने से फैलेगी और फैलकर पूरे पूरे दूर दूर तक फैल जाएगी, उसे महामारी बोलते हैं, ठीक है ना। तो महामारी बोलते हैं उसे, जैसे कोरोना वरोना है। तो वैसा रोग क्या, हैजा फैल सकता है, यानी पानी कंटामिनेटेड जो होता है ना, यानी जो दूषित पानी है भोजन, उसके द्वारा हैजा फैलता है। यानी पानी दूषित हो जाए तो वो आगे से आगे मतलब फैलता रहेगा, उसमें दूसरा छींकेगा कोई, ठीक है, खांसी जुकाम वगैरह से क्या होगा, आगे फैल जाएगा। प्लेग तो जापान के अंदर बहुत ज़्यादा महामारी बनी थी, ठीक है ना। उस समय ये नाम आए थे क्वारंटाइन, ठीक है ना, क्वारंटाइन और आइसोलेशन नाम वहाँ से उत्पत्ति हुई थी, जापान में महामारी बनी थी। बर्ड फ्लू भी बहुत खतरनाक रोग है, ये फैल जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे पहले मुर्गियों में पाया जाता है ये, ठीक है। वर्ड किस में, मुर्गियों में होता है, ठीक है ना। तो H5N1 वायरस से होता है। एनीमिया रोग तो नहीं फैल सकता, क्योंकि आप में खून की कमी है, तो आपके पड़ोसी को नहीं हो सकती, साथ में रहने वाले को, तो महामारी नहीं बन सकती एनीमिया। मानव का भ्रूण के अंदर विकसित होता है, मानव भ्रूण जो होता है ना, एम्ब्रियो जो होता है हमारा, ह्यूमन एम्ब्रियो, वो किसके अंदर विकसित होता है, तो माँ के पेट में होता है, माँ के पेट में गर्भाशय में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं, जिसे हम बच्चादानी बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रंथि में नहीं होता, डिम्ब वाहिनी फ्लोपियन ट्यूब में नहीं होता, डिम्ब ग्रंथि जिसे हम ओवेरी बोलते हैं उसमें भी नहीं होता। तो उसका विकास कहाँ पे होता है, गर्भाशय में। अगर आपसे यहाँ पूछे फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ पे होता है, तो डिम्ब वाहिनी फ्लोपियन ट्यूब में। अगर यहाँ पर पूछे डिम्ब का निर्माण यानी अंडे का निर्माण कहाँ होता है, तो डिम्ब ग्रंथि में, ठीक है। क्लियर हुई बात। गर्भाशय में ग्रंथियाँ पाई जाती है जो लुब्रिकेंट वगैरह का स्त्रावण करती है, ठीक है। आगे जाके बहुत सी चीज़ें जो ग्लाइकोजन वगैरह का स्त्रावण करती है एम्ब्रियो को डेवलप करने में। मानव में कितने रक्त समूह होते, 4, 8, 6। और अगर वो पूछे पॉजिटिव और नेगेटिव,
ठीक है ना। RH फैक्टर के हिसाब से तो पूछे तो 8 हो सकते हैं। अगर वो सीधा पूछ रहा है तो इसका मतलब 4 होंगे, AB, ठीक है, ABO, AB इकट्ठा होता है, A होता है, B होता है, O होता है, 4 प्रकार के होते हैं। BCG का टिक्का किसकी रोकथाम के लिए होता है यार, कितनी बार बता दिया। BCG टिब्बी के लिए होता है, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है ना। यक्ष्मा दे रखा है इसमें, देखो मैंने सारे नाम बताए थे, याद कर लो, यक्ष्मा दे रखा है देखो। और सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए क्वेश्चन है, बार बार आए हुए हैं। अगर एक क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही कम मैंने ले लिया होगा, भूल जाते हैं आगे, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना कहीं आए हैं। देखो कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो साइंस गुरु बलवंत पे, और वो चैनल है जो साइंस के लिए ही बना है स्पेशल। बहुत खतरनाक क्वेश्चन करवाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मानव शरीर के हड्डियों का हिस्सा होता है, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र। यार कैसा क्वेश्चन है यार। अगर पूछे हड्डियाँ किसका हिस्सा है तो स्केलेटन सिस्टम का है, स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र का हिस्सा है हड्डियाँ तो। अगर पूछ ले ब्लड किसका हिस्सा है, परिसंचरण तंत्र का, ठीक है। हृदय किसका हिस्सा है, परिसंचरण तंत्र का। रक्त वाहिकाएं किसका हिस्सा है, परिसंचरण तंत्र का। तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन किसका हिस्सा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये पूछ लिया आपसे। माइंड ब्रेन हो गया, वो किसका है तो तंत्रिका तंत्र। तो इसका कंकाल तंत्र। आरोग्य विनाश के उपचार में संबंधित है, ये मुझे भी नहीं पता भाई, क्या आ गया ये। आरोग्य विनाश, आरोग्य विनाश है क्या, मुझे तो यही पता नहीं है, ठीक है। देख लेना भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए 166 क्वेश्चन का आंसर, आप 166 लिख के दोगे कमेंट में, 166 क्वेश्चन का आंसर क्या है। निम्न में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती, टांग में, ठीक है ना। पैर के अंदर कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती, टीबिया, टीबिया आपके पाई जाती है भाई, ठीक है ना। टीबिया पाई जाती है आपके नीचे वाले टांग में, जैसे आप पिंडली बोलते हो, ठीक है। ये क्या बोलते हो, पिंडली, श्रिंक बोला जाता है। ह्यूमरस हाथ में पाई जाती है, फीमर जांग में पाई जाती है, टीबिया फिबुला दोनों क्या पाई जाती है, टांगों में, निचली टांगों के हिस्सों में, घुटने के नीचे, ठीक है ना। तो ह्यूमरस हाथ की हड्डी है, तो टांग में कौन सी हड्डी, बी ऑप्शन हो जाएगा। बर्ड फ्लू वायरस रूप में भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है, ठीक है। ये वर्ड यानी पहले क्या हुआ था, पक्षियों में आया था, और पक्षियों से आदमी में आया था। आदमी यानी जानवर, यानी जो आपके मानव में आया था, यानी पक्षियों से आया था, इसलिए इसे बर्ड फ्लू कहा जाता है। बर्ड फ्लू, BIRD फ्लू, ठीक है ना, जुकाम की तरह रोग है ये। और ये किस वायरस से होता है, ये पूछ रहा है ये, तो ये होता है H5N1 की तरह, यानी HEN, हैन हैन, और E कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो N1 इसे याद कर लेना, H5N1 में, ठीक है ना। तो बर्ड फ्लू का ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे यहाँ पे और भी दिया हुआ है क्या, ठीक है, यहाँ पे और को नहीं दिया। एक होता है H1N1, इस वायरस से होता है स्वाइन फ्लू, यानी सूअर से जो आदमियों में आया था, ठीक है ना। स्वाइन फ्लू क्या होता है, H1N1 से होता है, याद रख लेना। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक प्रापक भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए, यूनिवर्सल रिसिप्टर बोल रहा है ये, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिसिप्टर यानी सर्वग्राही किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके रक्त में एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसके रक्त में एंटीजन का अभाव होता है, एंटीबॉडी दोनों का अभाव होता है। देखो AB ब्लड ग्रुप है ना, उसका नाम भी एंटीजन के आधार पे पड़ा है। A के अंदर A एंटीजन होता है, B के अंदर B एंटीजन होता है, और AB दोनों, AB ग्रुप के अंदर A और B दोनों एंटीजन होते हैं। O के अंदर यानी 0 के अंदर एंटीजन नहीं होता, और AB के अंदर एंटीबॉडी नहीं होता, और O के अंदर AB दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है। B के अंदर A एंटीजन होता है, A के अंदर B एंटीजन होता है, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। क्या नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीजन दोनों पाए जाते हैं।
तो एंटीबॉडी का अभाव होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा। ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी का अभाव होता है। 170 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन सा मन त्वचा बिना छाला पड़े अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या रहेगा? यानी आपके शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली, ठीक है। वैसे होता है 36.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर वो पूछ ले शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डॉक्टरी लैंग्वेज में 98.4 फ़ारेनहाइट भी होता है, ठीक है। लेकिन इन आपको ये याद करना है बेसिक साइंस की, ठीक है। और 310 केल्विन होता है आपका, केल्विन को डिग्री नहीं लिखा जाता, ये बात भी याद रखना। और अगर वो पूछ ले रोमर पैमाने में तो 29.6 होता है, ठीक है ना, ये हो गया। तो 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर में 40 डिग्री तक, यानी 100 पे तो उबल ही जाता है सौदा, 60 डिग्री पे बहुत हो जाता है, आपने पता भी होगा। हमारा शरीर बिना छाले पड़े 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो सकता है? फफोले हो जाएंगे 40 डिग्री के बाद अगर कोई चीज़ टच करेगी तो, ठीक है। तो वो क्या है, सहन कर सकता है। 40 डिग्री आएगा। रक्त लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, आपको पता है। ल्यूकेमिया WBC की अधिकता से होता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। हीमोफीलिया हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है ना, ये अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, ठीक है। इसे शाही रोग भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो बीटा और अल्फ़ा हीमोग्लोबिन 2 प्रकार के होते हैं, बीटा और अल्फ़ा, ठीक है ना। और अल्फ़ा हीमोग्लोबिन की इसके अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, बचपन से ही रहती है। थैलेसीमिया ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है ना। कर्णपटल अन्य नाम, कर्णपटल का नाम है, कर्णपटल कहाँ होता है? कर्णपटल, 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 ये होता है। कर्ण का मतलब कान होता है, ठीक है ना। तो कर्णपटल का दूसरा नाम क्या है? कान का पर्दा, ठीक है ना। दृष्टिपटल आंखों से रिलेटेड, कंठ नहीं होता, जीवा नहीं होता, तो कान का पर्दा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है फुफ्फुस धमनी, नाभिका धमनी, फुफ्फुस धम नाड़ी, महाधमनी। अरे नाड़ी है ना, नाड़ी शब्द अगर प्रयोग हो जाए तो ये किसके लिए होता है? वेन के लिए प्रयोग होता है, याद रखना, ठीक है ना। नस, नाड़ी। तो नाभिका धमनी नहीं है, फुफ्फुस वेन नहीं है, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी। महाधमनी जो होती है ना जी, अरोटा बोला जाता है। अरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है, 1 मिलीमीटर तक इसका व्यास हो सकता है, ठीक है ना। और फुफ्फुस धमनी जो होती है ना, वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, कहाँ तक लेके जाती है? फेफड़ों तक। और फुफ्फुस नाड़ी है, वो शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक लेके आती है। एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है फुफ्फुस, यानी पल्मोनरी आर्टरी। एकमात्र वेन जो है, यानी सीरा जिसके अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है, पल्मोनरी वेन, जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, वो ये है। ये महाधमनी तो बड़ी धमनी है जो किससे निकलती है? हृदय से निकलती है। तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी। शीरा पूछ ले तो महाशीरा सबसे बड़ी शीरा होती है। मानव सूत्र है, मानव मूत्र है होना चाहिए था, ठीक है ना, मानव मूत्र है। क्षारक देखो, मानव मूत्र का pH मान होता है 6, और जो 7 से नीचे होते हैं ना, वो होते हैं अम्ल। तो मानव मूत्र कैसा है? एसिडिक है, अम्लीय है। 7 से ऊपर वाले 4 होते हैं। तो मानव मूत्र का pH मान 6, यानी 7 से क्या है? 7 से कम है। और 7 से कम है तो वो क्या है? अम्लीय है। अरे क्या हो गया रे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और मौज मस्ती करिए।